दिया सर। जस्ट एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है या नहीं। यस ना, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना सर? हेलो, आई थिंक सबको मैसेज मिला है सर, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ओके सर। अच्छा, अगेन वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सर कंपनी लॉ का है, ये फ्राइडे इवनिंग नॉर्मली कंपनी लॉ रहता है। तो सर कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ जो भी नाम से बोलो मतलब एक ही होता है ना। कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ में सर हम लोग बेसिक्स चर्चा कर रहे हैं। बेसिक्स मैंने सर, बेसिक मैंने फाउंडेशन, फाउंडेशन मैंने मैंने बेस, किसी भी चीज का बेस बनाया जा रहा है, जैसे कंपनी लॉ का बेस को डेवलप कर रहे हैं। तो इससे पहले ये जो कंपनी लॉ का क्लास आज मैं करा रहा हूँ आपको, लास्ट वीक इसका एक ही क्लास हुआ था, ठीक है। लास्ट वीक इसका एक क्लास हुआ था। अगर किसी का बाई चांस ये प्रीवियस लेक्चर्स मिस है, ठीक है, वो जरूर एक बार उस क्लास को मेरे से लिंक लेके कर दे। मुझे जितना लग रहा है सोमनाथ का मिस होने वाला हो सकता है या फिर और किसी का मिस है। सोमनाथ का मिस है ये मुझे पता है, ठीक है। बाकी किसी का मिस है तो मुझे थोड़ा बोल दीजिएगा, मैं आपको क्लास का लिंक शेयर कर दूँ, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब रही बात सर, तो फिर आज क्या होगा सर? आज भी कंटिन्यूएशन होगा, ठीक। जहाँ से लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशंस करना कंप्लीट किए थे, उसी जगह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। सर क्वेश्चन आंसर क्यों सर? ताकि आप लोगों को ये आइडिया लगे कि कंपनी लेवल लॉ में बेसिक से क्या क्या सवाल हो सकता है। और ये सवाल जवाब से ये समझ में आ जाता है कि आखिर एक स्टूडेंट को किस लेवल का नॉलेज डेवलप करना है कॉर्पोरेट लॉ के लिए। स्पेशली अगर आप सीए एग्जाम के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो, सीएमए के लिए या सीएस के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो ऑब्वियस बात है कि आपको कंपनी लॉ में अच्छा ग्रिप डेवलप करना चाहिए। बिकॉज सीए, सीएस एंड एज वेल एज सीएमए सभी के लिए कॉर्पोरेट लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या सर? इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो क्योंकि इंडिया का पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट इस पर डिपेंड करता है, और इसके ऊपर मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ज्यादा दिमाग खाया था आप लोगों का। मैं आशा करता हूँ कि दिमाग जो मैंने लास्ट वीक आप लोगों का मतलब बहुत ज्यादा एक ही बात को बार बार कहा था, शायद याद है। अगर याद ना भी है तो याद कर लीजिएगा एक बार। ओके सर, ओके। चलो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो यार इन वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज कॉर्पोरेट लॉ का प्रिलिमिनरी बात कर रहा हूँ सर। ये अभी बेसिक्स लेवल में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट एरिया में कवर करूंगा बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ के अंदर। जिसमें इसमें आपको फाउंडेशंस जो लोग पढ़ाई करते हैं लाइक सीए फाउंडेशंस का, या उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज सीएमए इंटर के लिए भी ये बेसिक से बहुत क्वेश्चंस होता है। और बाकी आप सीएस एग्जीक्यूटिव में हो, सीए इंटर में हो, आप सबके लिए बेसिक्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयर टू इसमें बात करेंगे सर, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी माने कंपनी बनाए कैसे जाते हैं, इसका पूरा डिटेल्स जानेंगे। बट उससे पहले प्रिलिमिनरी स्टेज को डेवलप करना चाहिए। तो प्रिलिमिनरी में हम लोग क्या बात कर रहे हैं सर? प्रिलिमिनरी स्टेज में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर आप कंपनी लॉ को जानना चाहते हो तो कंपनी लॉ का बेसिक्स कवर होना चाहिए। तो बेसिक्स में क्या है, जैसे कि अलग अलग डेफिनेशंस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर डेफिनेशंस। और बेसिकली डेफिनेशंस को ना सेक्शन 2 में बोला गया है। सेक्शन 2 माने सर, सेक्शन 2 माने कंपनीज एक्ट का सेक्शन, ठीक है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 जो मैंने लास्ट दिन बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, इसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चा हुआ था। और इसके साथ साथ कंपनी लॉ का एप्लीकेशन एरिया में बात हुआ था। और शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट माने कब से कौन सा लॉ चालू हुआ है, ठीक है। कंपनी लॉ का जरूरत क्यों पड़ गया, इतिहास क्या है इसके पीछे का, ठीक है। कंपनीज लॉ अभी 2013 वाला एक्ट चल रहा है, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है आजकल। इससे पहले कौन सा एक्ट हुआ करता था? ऑब्वियसली सर, इससे पहले 1956 हुआ करता था। क्या हुआ करता था सर? 1956 हुआ करता था। अगर मैं आपको एमसीए के साइड में लेके जाऊं, एमसीए माने कौन सर? सर एमसीए माने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कौन है सर एमसीए? कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर ये कौन होते हैं सर? सर ये हमारे देश में कंपनी चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया। और नॉट जस्ट कंपनी, पूरा बिजनेस को डेवलप करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके रिगार्डिंग लॉ को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट का है सर, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। आज के डेट में अगर किसी को कंपनी बिल्ड करना है,
कंपनी रिलेटेड फॉर्म डाउनलोड करना है, तो सारा काम एमसीए के साइड से ही होता है। ये चीज भी मैंने लास्ट वीक बताया था। अगर आप ये जानना चाहते हो कि सर कंपनीज एक्ट के बारे में जब भी बात करते हो आप बार बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में क्यों आ जाते हो, तो इसके पीछे एक ही कारण है सर, क्योंकि ये चीज लास्ट दिन में मैंने बोला था कि कंपनीज लॉ को डेवलप करने के पीछे बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल प्ले है, और वही इसको देखता भी है, मैनेज भी करता है, एप्लीकेशन भी वही ढूंढता है। सिंपल बात है, कंपनी प्रॉपरली काम करे, करप्शन कम हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही चले। क्या बात कर रहा सर? कंपनी प्रॉपरली मैनेज हो, करप्शन कम हो, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यही मेन ऑब्जेक्टिव है। और आप देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से कितना सारा इंपॉर्टेंट एक्ट मैनेज होता है। इसके अंदर आप लोग अगर देखोगे ना, इसके अंदर आपको आप लोगों का जो तीनों इंस्टीट्यूट है, सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, इनका भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखो सर, 1959 कॉस्ट एंड वर्किंग अकाउंटेंट्स मैंने सीएमए, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, एज वेल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, वो तो रहेगा ही सर 1949, क्योंकि यही सबसे पहले ये सभी चीजों को मैनेज करने के लिए सबसे पहले सीए इंस्टीट्यूट ही हुआ करता था। और साथ में अगर हमें बिजनेस रिलेटेड बात करूँ, जो लॉ रिलेटेड अगर जो एरिया है, लाइक कंपनीज एक्ट 2013, लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, ऐसा वेरियस लॉ आप लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग अभी सारा लॉ में थोड़ी बात करेंगे सर, इतना सारा लॉ में बात नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट में बात करेंगे, और कंपनीज एक्ट में हम लोग एकदम बेसिक लेवल में बात कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी स्टेज में, ठीक है। तो जैसे लास्ट दिन मैंने बात किया था कि भाई कब से चालू हुआ, कितना सेक्शन है, तो सेक्शन 1 के ऊपर चर्चा हुआ था और सेक्शन 2 में चर्चा हुआ था। जैसे आप देख सकते हो जो टाइटल है, मैंने लॉ का नाम क्या है ना, कंपनीज एक्ट है, भाई कहाँ एक्सटेंड होता है ना, होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड होता है। बस सिंपल सिंपल सवाल जवाब सर, सिंपल सिंपल। लॉ का नाम है कंपनीज एक्ट, एक्सटेंड कहाँ तक है, पूरा भारत में। सर ऐसा बोलना जरूरी होता है क्या, पूरा भारत में? यस सर जरूरी होता है, बिकॉज सारा लॉ हर जगह में एप्लीकेबल नहीं होते हैं, कहीं कहीं कभी कभी। इसके पीछे मैं हिस्टोरिकल कुछ फैक्ट्स भी बताया था लास्ट क्लास। जम्मू कश्मीर में काफी सारा लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था, सिक्किम में नहीं हुआ करता था, गोवा में कुछ एप्लीकेशन एरिया में प्रॉब्लम था। ये सब धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है। एक्चुअली ब्रिटिश जब इंडिया छोड़ के गया था ना, तो खिचड़ी पका के गया है सर, भारत को तोड़ मोड़ के गया है, ठीक है। चाहे रीजंस कुछ भी हो, मैं सिर्फ ब्रिटिश को दोष नहीं देता, हम लोग खुद भी गलत थे, ठीक है। मतलब देश का नेता लोग अगर गलत रहेंगे ना, मतलब भारत के जो हैं, मतलब जो आज का बांग्लादेशी हैं, जो आज का भारतीय हैं, जो आज का पाकिस्तानी है, ये सभी कोई लायबल है ये देश का टुकड़ा होने पे। और स्पेशली आज जिसका जो भी हालत है, ठीक है, जो भी खराब सिचुएशंस आज है, इसके पीछे हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। ब्रिटिश तो एक क्या है सर, वो तो अपना काम करके गया है, बस हम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार है। जो भी हो, अब दोष दे के कोई फायदा नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों लॉ में ये सब चीजें लिखना पड़ता है। मैं ज्यादा इतिहास में बात नहीं करूंगा, नहीं तो आप लोगों को लॉ कम और इतिहास ज्यादा लगेगा। अच्छा, कमेंसमेंट के बारे में भी मैंने लास्ट दिन बताया था कि सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये बोला है सर कि ये लॉ कब से चालू हुआ है और कब से लगा है, और इसका एप्लीकेशन एरिया, इसमें बहुत चर्चा किया मैंने लास्ट दिन कि भाई कहाँ लागू होता है कंपनीज पे। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनीज पे, बैंकिंग कंपनीज पे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस है। क्यों? मैं इसके ऊपर बोला था, याद होगा आप लोगों को, मैं फिर से एक बार याद दिला दे रहा हूँ कि अगर कंपनीज एक्ट नॉर्मली हर कंपनी में अप्लाई होता है, ईच एंड एवरी कंपनी इज इंडिया, उसके ऊपर कंपनीज एक्ट ऑब्वियसली एप्लीकेबल होगा। बट देयर आर सर्टेन डिफरेंट रूल, कुछ डिफरेंट एक्ट भी हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज को चलाने के पीछे, इंश्योरेंस कंपनीज भी कंपनीज है सर। जैसे कि मैं लास्ट दिन आपको स्टॉक मार्केट का एग्जांपल दिया था, ठीक है, मैंने ऐसे ही स्टॉक मार्केट से कुछ कंपनीज का नाम उठाया था, ठीक है। मैं स्टॉक मार्केट का नाम क्यों ले रहा हूँ? से फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टॉक मार्केट का नाम ले रहा हूँ, जैसे किसका नाम लूँ सर, LICI, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कंपनी तो है इंश्योरेंस का कंपनी, ये LICI जो है ये इंश्योरेंस का ही कंपनी है, ऑब्वियस बात है सर, इंश्योरेंस का कंपनी है। लेकिन इसमें देख सर, कंपनी इंश्योरेंस का है लेकिन है कंपनी, तो कंपनीज एक्ट इसको जरूर देखता है। मतलब कंपनीज एक्ट LIC के ऊपर भी लागू होता है, जब जब ये कंपनी है तो लागू तो होगा, है ना, जब ये कंपनी है तब तो लागू तो होगा। ये बात मैंने लास्ट दिन बोला था लास्ट क्लास में। लेकिन यहाँ पर एक बात है सर कि इंश्योरेंस कंपनी तब बना है जब इसके पीछे इंश्योरेंस लॉ आया है। अब इंश्योरेंस लॉ क्या है सर? इंश्योरेंस लॉ है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का लॉ, IRDA, ठीक है।
तो पहले IRDA आया है, उसको इंश्योरेंस कंपनी बनाया है। मतलब आज के डेट में अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी बिल्डअप करना है तो कंपनी बनने से पहले आपको IRDA का लाइसेंस चाहिए। आपको बात समझ में आ रहा है सर? कंपनी होने से पहले आपको IRDA का लाइसेंस चाहिए। अगर आपको IRDA लाइसेंस देता है तभी ना जाके आप इंश्योरेंस बेच पाओगे। तो इंश्योरेंस बेच पाओगे फिर जाके तुम कंपनी बिल्ड कर पाओगे। सिंपल बात है। तो अगर किसी जगह में कंपनीज एक्ट के साथ IRDA का क्लैश होता है तो किसको फॉलो करेगा LIC? तो ऑब्वियस बात है कि IRDA को पहले फॉलो करेगा जिसने उसको जन्म दिया। ठीक है? लेकिन है ये कंपनी तो फिर कंपनी लॉ भी फॉलो होगा। लेकिन जहाँ क्लैश हो जाएगा तो वहाँ पर उनका जो मेन लॉ है, जो पेरेंट लॉ है, वही सामने आ जाएगा। यही चीज़ लास्ट दिन बोला गया था। ऐसे नॉट जस्ट कि इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी में भी मैंने बात किया। जैसे इंडिया में जैसे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, जैसे CESC, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, ये भी एक स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है। मैं स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज के बारे में आप लोग इजीली कनेक्ट हो पाओगे। दैट इज द रीजन, और कुछ कारण नहीं है। ठीक है? तो CESC भी कंपनी है, बट क्या काम करता है? इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है। अब इलेक्ट्रिक सप्लाई करना दूसरा लॉ में है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है अलग से। तो उसका मेन लॉ है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, बट है ये कंपनी NSE में लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो ऑब्वियस बात है कि ये भी एप्लीकेबल होते हैं। तो कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन एरिया में ये चीज मैंने लास्ट दिन बोला था कि अगर आप कंपनी चलाते हो तो कंपनीज एक्ट आपके ऊपर लागू हो ही जाता है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी। लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल सिचुएशंस। इंश्योरेंस कंपनी पे भी कंपनी लॉ लागू होगा। बैंकिंग कंपनी, बैंक का क्या नाम लूं सर, भरा पड़ा है। HDFC, स्टेट बैंक, एक्सिस, हाँ एक्सिस बैंक, और क्या नाम ले सकते हैं, ICICI, सारे पॉपुलर नाम ले लो सर, प्राइवेट कंपनी का नाम ले लो, गवर्नमेंट का नाम ले लो, है ना? ये सभी कंपनी है, तो कंपनीज एक्ट के अंदर तो ये लोग भी आ जाते हैं। बट इनके ऊपर सबसे पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, फिर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर कहीं पर भी कोई क्लैश होता है दोनों लॉ के अंदर तो इनको बैंकिंग लॉ पहले फॉलो करना है। सिंपल। अब लॉ को बनाने के टाइम पे फॉलो यही कोशिश किया जाता है कि क्लैश ना हो। बट सर क्या है ना, इतना बड़ा देश है, इतना सारा सिचुएशंस है, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी अगर कभी भी गवर्नमेंट कुछ स्पेशल नोटिफिकेशन देता है तो उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो ये टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एप्लीकेशंस के ऊपर मैंने लास्ट क्लास में जोर का चर्चा किया था, जोर का चर्चा किया था। मैं आशा करता हूँ आप लोग को याद, अरे याद है कि नहीं, थोड़ा बताइएगा। लास्ट क्लास का डिस्कशन याद है या नहीं? थैंक यू सर। अच्छा देखो, मैं ना आपको डेफिनेशंस, मैंने बेसिकली ये जो डेफिनेशंस का चर्चा हो रहा था, मैं डेफिनेशंस पे चर्चा करने वाला हूँ, आज करूंगा। बहुत सारा डेफिनेशंस मैंने लास्ट दिन बोला था और बहुत सारा डेफिनेशंस मैंने लास्ट दिन बोल नहीं पाया था जो आज मैं बोलूंगा। लेकिन डेफिनेशंस पे चर्चा करने से पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चन आंसर का आइडिया देना चाहता हूँ। डेफिनेशंस का चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर का आइडिया देना चाहता हूँ। क्वेश्चन आंसर माने सर बेसिक से कैसे कैसे सवाल हो सकता है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा क्वेश्चन करके। तो चलो सर, थोड़ा सा फोकस करो क्वेश्चंस पे, देखो आपको कैसा फीलिंग आता है। सर फील क्या होगा, पढ़ना है? सर पढ़ना है, सबको पता है, पढ़ाई करना जिंदगी का काम है। लेकिन सर गुड फीलिंग्स के साथ पढ़ाई करो तो पढ़ाई भी याद रहता है और मजा भी आता है। मजा आना चाहिए। सर जबरदस्ती कैसे आएगा मजा? सर वो तो मुझे भी नहीं पता, जबरदस्ती किसी भी चीज में मजा तो नहीं आता है। बट एटलीस्ट मजा बनाने का कोशिश करना है। अच्छा देखो, कुछ क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो अभी करें, फिर धीरे धीरे और जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा फिर मैं और क्वेश्चन रखूंगा सर, एग्जाम टाइप का क्वेश्चन और रखूंगा। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन है कि MNP प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, फिर आपको देखो क्या समझ में आता है। MNP प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है सर, ठीक है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। इसका पेड अप शेयर कैपिटल है 70 लाख का। ध्यान से सुनिएगा, पेड अप शेयर कैपिटल है 70 लाख का। मैंने लास्ट दिन आपको पेड अप शेयर कैपिटल बोला था, मैं लास्ट दिन आपको पेड अप शेयर कैपिटल बोला था। मैं आज भी फिर से बोल दूंगा, लेकिन आप सुनो पहले। ऐसे आप लोग जो लोग जिनका 11 12 स्पेशली कॉमर्स था, और अगर उन्होंने कंपनीज अकाउंट्स पढ़ा है, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स पढ़ा है, तो दे मस्ट इजीली कनेक्ट। हाँ, लेकिन ठीक है, जरूरी नहीं कि हर कोई कॉमर्स पढ़ के आ रहा है, क्योंकि CA में कोई भी कर सकता है। तो अगर आप कॉमर्स नहीं पढ़ के आ रहे हो तो आप अपना अकाउंट्स बेसिक को डेवलप करो, आप एट पार हो जाओगे सर। सीरियसली बहुत सारे स्टूडेंट है भटक रहा है सर,
मतलब अपना करियर को लेके थोड़ा कंफ्यूज है, सोच रहे हैं कि भाई करें सीएस, लेकिन कंफ्यूज है कि क्या करें, मैं तो आर्ट्स पढ़ के आया। उनके लिए भी संभव है, जिंदगी में हर चीज संभव है सर, बस इच्छा होना चाहिए। अच्छा देखो, तो कहने का मतलब ऐसा है कि 2013 का जो लॉ है ये एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड उसी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है। पेड अप शेयर कैपिटल 70 लाख का है, मतलब जितना कैपिटल कंपनी को एक्चुअली मिला है। कंपनी का टर्नओवर है 30 करोड़। ठीक है, मेरा कंपनी जब शेयर इशू किया था तब इतना पेड अप हुआ है, 30 करोड़ कंपनी का टर्नओवर दिया है। Explain the meaning of small company and examine the following in accordance with the provisions of the Companies Act 2013। यहाँ पर आपको ये पूछ रहे हैं सर कि आप ये बताओ कि क्या ये स्मॉल कंपनी कैटेगरी में होगा एमएनपी लिमिटेड? क्या हम एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड को स्मॉल कंपनी के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फिर साथ में ये भी पूछा है whether the MNP private limited can avail the status of small company, what will be your answer if turnover of the company is 15? यहाँ पर हम लोग 30 करोड़ दिए थे, अगर ये 30 करोड़ की जगह 15 करोड़ होता तो क्या मेरा आंसर, क्या स्टूडेंट्स का आंसर डिफरेंट होगा? व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाट विल बी योर आंसर इफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज 15 करोड़? ठीक है, सो आपके सामने दो सिचुएशंस रख दिया। अब ये दोनों सिचुएशंस को रख तो दिया, लेकिन आपको पहले ये नॉलेज होना चाहिए कि भाई स्मॉल कंपनी किसको कहते हैं। अब सर एक बात करूं मैं आपसे, स्मॉल कंपनी किसको कहते हैं इसके ऊपर चर्चा मैंने लास्ट वीक किया था, याद करें जरा। अगर याद नहीं आ रहा है मैं याद फिर से दिला दूंगा, लेकिन पहले जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछे आपको इंस्टीट्यूट, ठीक है, जब भी आपको इंस्टीट्यूट एग्जाम में आपको ऐसा सवाल करे, ठीक है, तब आप इसको जवाब कैसे दोगे, तब आप इसका जवाब कैसे दोगे, मतलब हाउ टू राइट द आंसर, ये भी जरूरी है सर। स्पेशली सब्जेक्टिव, और लॉ सारा नॉर्मली सब्जेक्टिव भी होते हैं सबके लिए, सीए हो सीएस हो सीएमए हो, लॉ इज सब्जेक्टिव फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, सो अब ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। तो जब भी आपको आंसर लिखना है ना तो उसका एक तरीका होता है, तो क्या तरीका है? जैसे सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि भाई स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन क्या है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा कि आप लोगों को मैं लास्ट दिन जब पढ़ाना चालू किया तब आप लोगों को लगने लगा सर डेफिनेशन पढ़ के क्या होगा, है ना, स्टूडेंट के मन में ना सिली सिली सवाल होता है। ठीक है, उनको लगता है कि लॉ तो थ्योरी है, तो या तो रट लेंगे, या तो सजेस्टिव कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो शायद लॉ हो जाएगा। नहीं सर, ऐसे अगर लॉ हो जाता ना तो क्या बोले सर, छोड़ो। लेकिन आप बात को समझे, लॉ को पढ़ने का भी ना एक एक कैलकुलेटिव तरीका होता है। तो आपको ना पूरा एकदम थॉरो एजुकेशन चाहिए। जैसे स्टोरी बुक जब पढ़ते हैं, स्टोरी का किताब जब पढ़ते हैं, कभी ऐसा किसी को सुना है जब कोई नॉवेल पढ़ता है या कोई स्टोरी किताब पढ़ते हैं, आप ऐसा नहीं सुनोगे कि वो बीच का कुछ चैप्टर छोड़ दिया है या फिर बीच का कुछ लाइन छोड़ दिया है। आप मेरा बात समझ रहे हो? अगर आप बीच का लाइन छोड़ दोगे, पैरा छोड़ दोगे, या फिर कुछ चैप्टर को अगर आप स्किप कर दोगे तो क्या होगा, आप कहानी का पूरा, क्या बोलो सर, एकदम खत्म कर दिया आपने। ठीक है, नॉवेल का जो मजा है वही किरकिरा कर दिया। तो वही सर, सब्जेक्ट को भी ना ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई बोलते हैं नहीं सर यहाँ से ये नंबर आता है वहां से वो नंबर आता है, तो फिर किताब क्यों ऐसे बनाया? ठीक है तो हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक एक दूसरे को लिंक करता है। अगर आप कनेक्टेड बने रहोगे ना आप हर चीज समझ पाओगे। तो देखो सबसे पहले ना आपको ये समझना पड़ेगा कि डेफिनेशंस का जो सेक्शन है ये सेक्शन 2 का है। माने कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 में डेफिनेशंस बोला है, और सेक्शन 2 में सबसेक्शन 85 के अंदर स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन को दिया है। ठीक है, अब मैं फिर से आपको दिखाता हूं, मैं लास्ट दिन पढ़ा था। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी। माने एक चीज तो क्लियर हो गया कि कभी भी कोई पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, अगर वो स्टॉक मार्केट लिस्टेड है या गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली स्मॉल कंपनी नहीं है। ठीक है, अब आगे बात हो जाता है सर पेड अप शेयर कैपिटल का, टर्नओवर का, जो मैं लास्ट दिन आपको लिमिटेशन बताया था। तो पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ व्हिच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस, क्या कहता है डेफिनेशन, क्या कहता है डेफिनेशन, ये कहता है कि पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ व्हिच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब। मतलब अगर गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल सिचुएशन के ऊपर बेस करके कोई स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, प्रिस्क्रिप्शन माने जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं वैसा ही, ठीक है,
or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 10 crore rupees. सर ये डेफिनेशंस में बोला गया है, मतलब कुछ भी कर लो 10 करोड़ के ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। क्या? पेड अप शेयर कैपिटल। नॉर्मल रूल कहता है 50 लाख, स्पेशल सिचुएशंस में प्रेस्क्राइब कर सकता है मैक्स टू मैक्स 10 करोड़। सेकेंड पॉइंट ये हो गया पेड अप कैपिटल रिलेटेड पॉइंट। सेकेंड थिंग टर्नओवर रिलेटेड पॉइंट, टर्नओवर ऑफ व्हिच एज पर द लास्ट पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस। कितना सर? 2 करोड़। और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड व्हिच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीस। तो टर्नओवर के बारे में क्या कहते हैं? नॉर्मल रूल कहते हैं 2 करोड़ एक्सीड नहीं करना चाहिए, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बट मैक्सिमम 100 करोड़ के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर स्पेशल सिचुएशन अराइज होता है गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर कर सकता है। नाउ पॉइंट इज दैट कि ये हो गया आपका टर्नओवर और पेड अप कैपिटल का रूल्स। नाउ हमारा क्वेश्चन जो था एमएनपी लिमिटेड का, इस क्वेश्चन का जवाब देना है। डेफिनेशन तो आपने लिख दिया, तो नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू अ होल्डिंग कंपनी। अच्छा, ये भी डेफिनेशन का पार्ट है, कहता है कि ये जो क्लॉज है ना, ये होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी पे लागू नहीं होता। मैं लास्ट दिन ये भी बताया था कि होल्डिंग और सब्सिडरी में क्या रिलेशन है। होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन याद है ना? अगर किसी कोई बड़ा कंपनी, मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, बाप कंपनी बेटा कंपनी, अगर कोई बड़ा कंपनी किसी छोटा कंपनी को होल्ड करता है, छोटा कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकता है, बट क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी है किसी का, मतलब किसी बड़ा कंपनी के अंदर में आता है, तो उसे भी हम स्मॉल कंपनी नहीं कहते हैं। और ये रूल और किस पे लागू नहीं होता है सर? जो कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, मैंने एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं उसको। ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, उसके लिए भी ये क्लॉज लागू नहीं होगा, जिसको गवर्नमेंट किसी स्पेशल कारण से डेवलप किया है। तो एज पर द कंपनीज रूल 2014। अच्छा, अब बोलोगे सर हम लोग तो पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट, हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013, तो फिर ये रूल 2014 कहाँ से आ गया? सर आसमान से टपका खजूर पे लटका। सर माने ये होता है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करता रहता है। तो जब भी कोई चीज एक्ट के अंदर बोला नहीं जाता, तो उसको जब 2014 में जब वो रूल को लाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट उसको कैसे लिखते हैं? तब उसको रूल 2014 बोल के लिख देगा, रूल 2015 बोल के लिख देगा, समथिंग लाइक दैट। तो एज पर द कंपनीज रूल 2014 फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन क्लॉज 85, यानी हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 85, इसका क्लॉज 1 एज वेल एज क्लॉज 2 में क्या बोला है? Paid up capital and turnover of this small company shall not exceed rupees 2 crore and rupees 20 crore respectively. क्या कहता है? As per the company's rule 2014 for the purpose of subclass, मतलब फर्दर इस चीज को बोला है। ठीक है, 2013 एक्ट पढ़ रहे थे, अब रूल आया 2014 में, क्या बोलता है? उसमें एक सब क्लॉज दे दिया, एक सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2, उसमें बता रहा है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 के अंदर ही कि पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ द स्मॉल कंपनी शैल नॉट एक्सीड रुपीस 2 करोड़ एंड रुपीस 25 करोड़ रेस्पेक्टिवली। माने पेड अप कैपिटल जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये रूल में बोल दिया, तो ये लेटेस्ट है। अब आपको आगे चलना है सर कि अल्टीमेटली जो जो नियम लागू हुआ है स्टार्टिंग से लेके अब तक, ये आपने लिख दिया। ओके, ये आपने लिख दिया। अब आप इसका जवाब देखो कि क्या अल्टीमेटली कंक्लूजन आता है। इन द प्रेजेंट केस एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 with a paid up share capital of 70 lakh and having turnover of rupees 30 crore, since only one criteria of share capital does not exceed 2 crore, मतलब पहला क्राइटेरिया था ना एकदम स्टार्टिंग में, क्या क्राइटेरिया था? पेड अप कैपिटल 2 करोड़ के अंदर होना चाहिए, है ना? तो क्या कहते हैं? विद पेड अप कैपिटल ऑफ 70 लाख एंड हैविंग टर्नओवर ऑफ 30 करोड़। तो 70 लाख का जो बात है, अगर मैं 2014 का रूल देखूं तो इसमें क्या कहते हैं कि पेड अप कैपिटल 2 करोड़ के अंदर होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 70 लाख है, लेकिन टर्नओवर बता रहा है 20 करोड़ के अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 30 करोड़ है। तो since only one criteria of share capital not exceeding 2 crore is met, but the second criteria of turnover not exceeding 20 crore is not met, and the provisions require both the criteria to meet in order to avail the status of small company, दोनों स्टेटस चाहिए, तो एमएनपी लिमिटेड कैन नॉट अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। MNP Limited cannot avail the status of small company.
सेकेंड पॉइंट में हमें क्वेश्चन पूछा था कि अगर 30 करोड़ की जगह आपका टर्नओवर, बिजनेस का एमएनपी का टर्नओवर 30 करोड़ की जगह इंस्टेड ऑफ 30 करोड़ अगर ये 20 करोड़ हो जाए तो क्या हम इसे स्मॉल कंपनी कह सकते हैं? तो रूल क्या कहेगा अभी? अब 20 करोड़ का क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाएगा, है ना? मतलब टर्नओवर के लिए क्या चाहिए? 20 करोड़ के अंदर होना चाहिए। तो 15 करोड़ तो 20 करोड़ के अंदर आता है। So if the turnover of the company is 15 crore, then both the criteria will be fulfilled and MNP Limited can avail the status as small. हेलो सर, क्या ये रट्टाबाजी करके ये क्वेश्चन का ऐसा सब सोल्यूशन हो सकता है? मतलब अगर किसी को लगता है कि मैं इसको याद करके जवाब दे दूंगा, हाँ याद कर सकते हो आप, आपको रूल याद करना है, बट क्या सिर्फ रिमेम्बरिंग से इस ऐसा जवाब दे सकते हो आप? मतलब ओनली रिमेम्बरिंग एटीट्यूड, हाँ याद कर लेंगे। मतलब वो थ्री इडियट्स वाला क्या नाम है उनका, तो अरे भूल जाता हूँ, मेरा आजकल याददाश्त बहुत खराब है। चतुर रामालिंगम। चतुर रामालिंगम सब कुछ याद कर देगा। अरे भाई याद करो बट समझ के, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इसको समझ पाते हो ना लॉ को, तभी जाके आप ऐसा जवाब दे सकते हो। तो ये एक तरीका होता है लिखने का। अब आप बोलोगे नहीं हमको तरीका नहीं चाहिए, तो फिर लॉ आपको मार्क्स नहीं देगा। लॉ आपको मार्क्स नहीं देगा और क्या, इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स नहीं देगा। तरीका मानना पड़ेगा। तो जो तरीका है वो तरीका है कि पहले आप प्रोविजंस को लिखो, फिर सब्जेक्ट मैटर को लिखो और फिर कंक्लूजन बताओ कि अल्टीमेटली हमारे केस में ऐसा होता है। अब अगर आप बोलोगे सर हमको प्रोविजंस नहीं पढ़ना है, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के चले जाएंगे, चलो आप तो भगवान भरोसे, ठीक है? तो जैसे ये चीज मैंने आपको जब आपको लास्ट क्लास में मैं समझा रहा था, सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में बताया था ना, तो सब्सक्राइब कैपिटल बताते वक्त मैं आपको पेड अप कैपिटल भी बताया था, याद करो। अभी मैंने आपको पेड अप कैपिटल समझा रहा था। अब मानो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया, क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के दे दिया, पेड अप कैपिटल की जगह ऑथराइज कैपिटल मेंशन कर दिया, या सब्सक्राइब कैपिटल मेंशन कर दिया, या इशूड कैपिटल मेंशन कर दिया, या कॉल्ड अप कैपिटल मेंशन कर दिया, बट पेड अप नहीं बोला। तो अगर क्वेश्चन में जगह है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, देन कैलकुलेट पेड अप कैपिटल एंड देन आंसर। मतलब अगर क्वेश्चन क्रिटिकल करना चाहेगा तो कैसे क्रिटिकल कर सकता है? सिंपल बात है, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पेड अप के ऊपर डिस्कशन नहीं करेगा, तो क्वेश्चन आपको एग्जांपल में बता देगा कि भाई एबीसी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार, रजिस्टर माने आरओसी, मतलब कंपनी रजिस्टर जहां होता है, विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ कितना सर? 2 करोड़, वेयर ईच शेयर इज ₹10। एक एक शेयर का दाम 10 टका करके है। ऑथराइज कैपिटल 2 करोड़ का है। इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट मेड बाय द कंपनी टू बाय शेयर्स इन कंपनी एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड 10 lakh shares, but company actually issued 7 lakh shares, where company has called for 8 per shares, and all the calls have been made in full except 3 shareholders who still owe their 6,000 shares in total. अब आपको ऐसा लग रहा है ना कि सर ये सब किताबी बात है? हाँ? अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि these are only बुकिश एग्जाम्पल, तो आप गलत फहमी में हो सर। आप ये चीज ना भूलो कि आप कोई, मतलब मैं किसी कोर्स को छोटा नहीं करता, बट सर आप बात को समझे कि नॉर्मली स्कूल कॉलेज एग्जाम में हम लोग ना सभी चीज को बुकिश मान लेते हैं, बट सर प्रोफेशनल एजुकेशन बुकिश नहीं है। प्रोफेशनल एजुकेशन एग्जैक्टली प्रैक्टिकल है। आप जो पढ़ रहे हो ऐसा सिचुएशन रियल लाइफ में होता है। मैं आपको रिसेंट एक एग्जाम्पल उठाते हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। सर इसके लिए मैं कोई भी एक स्टॉक मार्केट कंपनी के साइट में जाऊंगा तो मुझे जल्दी डेटा मिलेगा। ऐसे डेटा लेने के लिए मैं सेबी के साइट में भी जा सकता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं रिसेंटली एक सिचुएशन हुआ है, मैंने स्टॉक मार्केट का जो क्लास रहता है मेरा एवरी मॉर्निंग रहता है सर, तो उस क्लास में मैं नॉर्मली स्टूडेंट के साथ डिस्कस करता रहता हूँ। तो रिसेंटली एक कंपनी है जिसमें जो कंपनी काफ़ी पॉपुलर है, आप लोगों ने भी नाम सुना है, अ, या फिर कोई कोई थोड़ा खबर रखते भी होंगे, ठीक है? जो लोग मोटा मोटी स्टॉक मार्केट एनालिसिस पढ़ाई करते हो या फिर पैसा लगाने के बारे में सोचते हो, शायद दे नो, मे बी, ठीक है, जानो ना जानो आपके ऊपर सर, बट मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ सर। लुक एट सर, ये मैनकाइंड फार्मा इट्स अ वेरी पॉपुलर हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी सर, ठीक है? तो मैनकाइंड फार्मा का शेयर आज ही नहीं, आज नहीं, कल क्लोज हुआ है। मतलब ये शेयर
फर्स्ट टाइम मार्केट में एप्लीकेशन आया है। ठीक, जैसे मैं आपको जो एग्जांपल पढ़ के सुना रहा था, एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड विद आरओसी ऑथराइज्ड कैपिटल वगैरह करके, तो ये रजिस्टर हो रहा था और उसके बाद शेयर भी इशू कर रहा था। बट ये सिचुएशन रजिस्ट्री का नहीं है, ये रजिस्टर्ड तो है ऑलरेडी एज ए प्राइवेट कंपनी। ये लास्ट 30 साल से बिजनेस कर रहा है एज ए प्राइवेट कंपनी। ये 25 साल 95 से 1995 से, मतलब आप लोगों में से मैक्सिमम का शायद जन्म नहीं हुआ, तब से ये कंपनी है। ठीक है, सो शायद किसी का भी जन्म नहीं हुआ, सिर्फ मेरा हुआ। सो पॉइंट इज दैट कि मैनकाइंड फार्मा 95 से बिजनेस कर रहा है और अब जाके ये स्टॉक मार्केट में मतलब लिस्टेड हो रहा है। तो एक प्राइवेट कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये प्राइवेट कंपनी की तरफ था, अब ये पब्लिक में जा रहा है। ठीक है, तो प्राइवेट से पब्लिक पे जाने का जो कंडीशन है एज पर कंपनी लॉ होगा तभी हो पाएगा सर। और उसके बाद क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो रहा है तो सेबी का रूल फॉलो करना है। तो मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जस्ट आपको इतना बताऊंगा कि कंपनी का एक एक शेयर का दाम इतना करके आया था। अगर किसी को मार्केट में शेयर खरीदने वाला था तो वो 13 करके एक एक मिनिमम ऑर्डर दे सकता है, मतलब एक लॉट में 13 शेयर है, 13 शेयर पर लॉट। अगर कोई 2 लॉट करेगा तो 26 मिलेगा, 3 लॉट करेगा तो 39 मिलेगा इस पॉइंट पे। और आपके सामने यहाँ पर कंपनीज एक्ट के तहत एक डॉक्यूमेंट्स है, इस डॉक्यूमेंट का नाम है सर DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। मैं आपको बहुत जल्दी एक चैप्टर में आने वाला हूं सर, स्पेशली जो लोग इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल के लिए पढ़ाई करते हैं उनको ये चैप्टर में पढ़ाऊंगा। चैप्टर का नाम है सर प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है सर, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कंपनी लॉ का एक एडवांस डिस्कशन है कि ये जो DRHP है ये क्या है, कैसे बनता है, कौन बनाता है। ठीक है, इस इस प्रोस्पेक्टस को देख के ही एक्चुअली लोग मार्केट में कंपनी का शेयर में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टर। ठीक है, जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो बड़े बड़े इन्वेस्टर हो, चाहे वो छोटा छोटा इन्वेस्टर हो, मेरे जैसा आप जैसा, या फिर कोई भी बड़ा बिग बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं। और ये जो भी मैं आपको शेयर के बारे में बता रहा हूँ ना सर, ये सारा बात इसमें लिखा हुआ है कि कौन इस कंपनी का ओनर है। सर ये कंपनी लॉ है, आप ऐसा ना समझो कि मैं आउट ऑफ टॉपिक बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसी किसी को ऐसा लगता है कि सर किताब से पढ़ाओ तो किताबी बात करूँ। सर किताब से तो पढ़ाता ही रहूंगा, लेकिन किताब का बात वास्तव में कैसे देखने में होता है, थोड़ा झलक दिखला जा हो जाए। ठीक है, तो झलक तो देख लो कि जो पढ़ोगे वो रियल में कहाँ है ना। दिक्कत तो वही है, मतलब जैसे हम लोग भगवान का पूजा करते हैं, हमें लगता है भगवान का पूजा करना ही है, मतलब बात ऐसा है कि भगवान का पूजा करते हैं लेकिन भगवान है रियल में। बट प्रॉब्लम वही है सर, हम लोग रियल चीज को ढूंढते नहीं है, सिर्फ पूजा करके फिर सोचते हैं जब कुछ काम नहीं होता ये भगवान है नहीं। ठीक है, समझ में नहीं आता ये जरूरी चीज है सर। ठीक है, समझना जरूरी है, नहीं समझ पाएंगे तो हर चीज एक अंधाधुंध चलेगा। लुक एट सर, इसमें एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये जो प्रोस्पेक्टस किसने रेडी किया जानते हो, ये सब प्रोस्पेक्टस नॉर्मली कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी रेडी करता है। सर आपको कैसे पता? अरे सर क्या, ये देखो, ये जब भी मेरे लिस्ट में थोड़ा सा नीचे आया ना, आपको यहाँ पर दिखेगा, आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ये देखो, रजिस्ट्रार टू द ऑफिसर, ये कंपनी रजिस्ट्रार का काम किया है। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखोगे, यहाँ पर आपको CS का भी सिग्नेचर मिलेगा, जिसने इस पूरा ड्राफ्टिंग वगैरह को किया है कंपनी के बिहाफ से। सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी सेक्रेटरी कहाँ चला गया सर, रहता है सर यहीं पर रहता है। ठीक है, कभी मिलेगा तो दिखा दूंगा। ठीक है, हमेशा जब जरूरी होता है दिखता नहीं है मेरे को, जब जरूरत पड़ता है मेरे आंखों से गायब हो जाता है। ये रहा, आई थिंक दिस इज मुरली कृष्ण में भी डिटेल्स ऑफ नहीं, ये तो रजिस्ट्रार है। ठीक है, बाकी ये लोग कौन है सर बोलो तो ये लोग बुक रनिंग लीड मैनेजर है। मैं बताऊंगा जब प्रोस्पेक्टस चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तब बताऊंगा कि ये एक्सिस कैपिटल कौन है। एक्सिस बैंक नहीं रे बाबा, एक्सिस कैपिटल, IIFL सिक्योरिटीज, जेफरीज, JP मॉर्गन। आप लोग सपना देखते हो सर ऐसे कंपनी में नौकरी करने का, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी, एक कॉस्ट अकाउंटेंट ड्रीम देखता है कि हमें ऐसा कंपनी में नौकरी मिले। ठीक है, जॉब मिल जाए, जिंदगी बन जाए। ठीक है, तो कैसे बन पाओगे, जानो तो समझ जाओगे धीरे धीरे। ठीक है सर, ठीक, समझ गए, सब समझ गए। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली मैं आपको क्यों मैनकाइंड के बारे में बता रहा था, क्योंकि मैनकाइंड अपना शेयर लेके मार्केट में आया है, ऑफर कर रहा है और अपना सारा डिटेल्स एप्लीकेशन प्रोसेस बताया। तो कंपनी अपना शेयर लेके 25 से 27 अप्रैल को आया था। इसमें कंपनी ने ना
4,500 करोड़ अप्रॉक्स मार्केट से उठाने के लिए आया था, ठीक है। उसका वो बेसिकली ऑथराइज कैपिटल का ही पार्ट है, मतलब 4,500 करोड़ जो है ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है, बट इसको हम लोग मार्केट में ऑफर फॉर सेल बोल रहे हैं, ठीक है। ऑफर फॉर सेल क्या है मैं बाद में बताऊंगा। और आपको यहाँ पर जो चीज मैं दिखाने जा रहा हूँ इसमें आप देख सकते हो कि कब तक कंपनी का शेयर मार्केट में आ जाए। 3 मई 2023 तक शेयर अलॉट हो जाएगा। 3 मई 2023 तक शेयर अलॉट हो जाएगा। ये सारा डेट यहाँ पर देके रखा है, और बाकी ये कंपनी का फाइनेंशियल डेटा है। जिनको कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना है वो फाइनेंशियल डेटा चेक करके फिर इन्फॉर्मेटिव कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, उस पर बात नहीं करेंगे सर, उस पर बात नहीं करेंगे। तो आप समझ रहे हो ना कि जो कुछ भी होता है एकदम प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो एबीसी लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल इतना 10% करके था। इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट मेड बाय द कंपनी, मैं क्यों एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा था, क्योंकि ये जो मैं आपको शो कर रहा था ना प्रोस्पेक्टस का, ये जो मैं आपको प्रोस्पेक्टस शो कर रहा था ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द एडवर्टाइजमेंट। ये आपको भी मिला होगा टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, इकोनॉमिक टाइम्स के एकदम फ्रंट पेज में, बिजनेस स्टैंडर्ड्स के फ्रंट पेज में। ओह अच्छा, मैं कंपनी सेक्रेटरी देख रहा था, ये रहा कंपनी सेक्रेटरी प्रदीप शब्द, कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर, मिल गया सर, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट है सर, मैंने भी एडवर्टाइजमेंट देखा, आप भी देख रहे हो, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट करता है कंपनी, तो वही बात यहाँ पर क्वेश्चन में भी बोला है कि इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट मेड बाय द कंपनी टू बाय शेयर्स इन कंपनी, applications have been received for 10 lakh shares. But company actually issued 7 lakh shares, where company has called for 8 per share. All the calls have been made in full except C shareholders, जिनका कुछ पैसा अभी भी बाकी रह गया। अब इसके ऊपर बेस करके आप कैलकुलेशन करो, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके आप कैलकुलेशन करो। सर कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना होगा, सर ऑब्वियस बात है, आप देख सकते हो 2 करोड़ तो बोल ही दिया था, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल 2 करोड़, मतलब इतना पैसा कंपनी को मार्केट से रेज करने का पावर आता है, जो जो आपका ऑथराइज्ड है, इतना पूंजी आप उठा सकते हो। सर सब्सक्राइब कैसे होगा, सर कंपनी ने जितना इशू किया था उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप देख सकते हो क्या बोल रहे हैं सब्सक्राइब के ऊपर, इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट मेड बाय द कंपनी टू बाय शेयर्स इन कंपनी, एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड फॉर रुपीज 10 लाख शेयर्स। तो 10 लाख शेयर्स 10% करके कितना होता है, हेलो आप लोग कनेक्ट हो पा रहे हो ना सब, सबको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। Yes. तो 10 लाख शेयर 10 रुपीज करके 1 करोड़ होता है, ये चीज मैं लास्ट क्लास में भी बोला था, लेकिन मैं अभी क्यों बोला फिर से, सर फिर से इसलिए बोल रहा हूँ कि जिनका क्लास मिस था या फिर इनके अभी देखो इनिशियल स्टेज में हूँ, तो थोड़ा सा मैं रिपीट टेलीकास्ट करता रहता हूँ। और क्योंकि अभी पेडअप कैपिटल का बात आया, तो अगर किसी को लगेगा कि पेडअप कैपिटल डायरेक्टली अगर नहीं देगा इनडायरेक्टली देगा तो कैसे कैलकुलेट कर, तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल को फिर से दोहरा रहा हूँ, ठीक है। तो 10 लाख का शेयर है 10% करके 1 करोड़, तो ये एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग सब्सक्राइब बोलेंगे। बट क्या कंपनी कितना इशू किया है, रिसीव तो 10 लाख हुआ है बट कंपनी 7 लाख इशू किया है। अच्छा मतलब आप ये कहना चाहते हैं सर हम लोग कि कंपनी में आप एप्लीकेशन डालने से ही कंपनी आपको इशू करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है सर, यस दैट्स ट्रू। कभी कभी रियल सिचुएशंस में ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन होने से ही कंपनी उसको इशू कर देगा, ऐसा जरूरी नहीं। जितना इशू करेगा वो इशूड का, तो कंपनी 7 लाख शेयर इशू किया है 10% करके 70 लाख कंपनी का इशूड हो गया। कॉल्ड अप कितना हुआ है, सर कंपनी ने अभी 8% पर शेयर ही कॉल किया है, मैंने शेयर होल्डर को बोला है कि भाई 10% करके शेयर का दाम है पर आप अभी 8% तो 2% हम लोग पेंडिंग करते हैं, ठीक है। तो 10 में से 8 पेमेंट करो, तो 7 लाख इंटू 8 तो 56 लाख कॉल्ड अप हो गया। लेकिन 3 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो अभी भी पूरा पेमेंट नहीं किया, ठीक है। तो 56 लाख जो भी आपका कॉल्ड अप है इसमें से 6000 करके 6000 शेयर्स, 3 शेयर होल्डर का 6000 शेयर इन टोटल, ठीक है, 3 शेयर होल्डर 6000 शेयर इन टोटल, तो 6000 शेयर 8% करके आपका बाकी है। जो कंपनी ने कॉल किया है उसमें से 48,000 अमाउंट बाकी है, तो 56,000 से 48,000 को माइनस करो तो बाकी अमाउंट आपका होता है पेड अप। अब हम लोग जो एग्जाम्पल बना रहे थे कि भाई कंपनी स्मॉल होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है पेड अप पे, तो ये है पेड अप का हिसाब। क्या मैं आशा कर सकता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, अरे क्या ऐसा आशा करना चाहिए कि नहीं चाहिए। সবাই বুঝতে পারছে না পারছে না, একটু আওয়াজ দিস মাঝে মাঝে।
बीच बीच में थोड़ा आवाज दे दिया करो सर, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके नील, सिर्फ नील को ही समझ में आ रहा है, बाकी और किसी को नहीं आ रहा है? अरे असीमा, हाँ आयन, सर। हाँ বুঝে যাচ্ছে নয় यस নি? सर। ওকে সোমনাথ, Yes, সোমনাথ sir. বুঝতে পারছিস? सोमनाथ का आवाज नहीं। अच्छा देखो सर, तो एक क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन पर, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है सर? फ्लोरा एंड फौना लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक कंपनी। सर एज ए पब्लिक कंपनी ये लोग रजिस्टर्ड हुआ है। सर देयर आर 230 मेंबर्स इन द कंपनी एज नोटेड बिलो। ध्यान से सुनना बात को। फ्लोरा फौना लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक कंपनी एंड देयर आर 230 मेंबर्स इन द कंपनी एज नोटेड बिलो। डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स 50, डायरेक्टर और उनके रिलेटिव 50, एम्प्लॉय है 15, एक्स एम्प्लॉइज माने पुराना एम्प्लॉय, शेयर्स वर अलॉटेड व्हेन दे वर एम्प्लॉइज। जब वो एम्प्लॉइज था तब उनको शेयर अलॉट किया गया। अभी एम्प्लॉय नहीं है, अभी एम्प्लॉय नहीं है, जब एम्प्लॉय था तब अलॉट किया गया था, इसलिए एक्स एम्प्लॉइज है बट शेयर होल्डर है 10। ठीक है, ऐसा लोगों का संख्या है 10। तो 50 डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स है, एम्प्लॉय है 15, एक्स एम्प्लॉय है 10, 5 कपल्स होल्डिंग शेयर जॉइंटली इन द नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंटली, 5 कपल ऐसा है तो जॉइंटली शेयर कर रहे हैं, मतलब कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा? कपल को एक थोड़ी ना मानेंगे सर, इंडिविजुअल मानेंगे, तो 5 इंटू 2, ठीक है, तो 10 अदर्स, बाकी और भी लोग मिला जुला के 145 टोटल इंडिविजुअल्स हैं कंपनी में शेयर होल्डर। ठीक है, सो कुल मिला के 230 हो रहा है क्या? टोटल करके देखो तो एक बार। हाँ सर, तो इसको टोटल करें और मुझे बताए तो जरा, क्या 230 हो रहा है? 50, 15, 10, 10, 145, अच्छा 60, 70, 85 एंड 145। यस सर, 85 एंड 145, 230 तो हो रहा है, 230 हो रहा है ना? बिल्कुल होगा। सो बोर्ड of directors of the company proposes to convert it into a private company. Board of directors of the company propose to convert it into a private company. जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि मैनकाइंड फार्मा पब्लिक, प्राइवेट से पब्लिक हुआ है। हेलो, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी प्रपोज टू कन्वर्ट इनटू ए प्राइवेट कंपनी। अब बात को समझे सर, ये तो उल्टा पुराण चल रहा है। उल्टा पुराण माने मैनकाइंड फार्मा प्राइवेट से पब्लिक में हो रहा था, जो अभी रिसेंटली कल ही इसका एप्लीकेशन स्टेज खत्म हुआ है। इतना दिन प्राइवेट था, अभी पब्लिक जा रहा है 4,500 करोड़ मार्केट से उठाने के। लेकिन ये जो करंट सिचुएशंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस केस में कुछ और ही हुआ है। इस केस में क्या बता रहा है कि ये जो कंपनी है फ्लोरा एंड फौना, ये पब्लिक से प्राइवेट हो रहा है। मतलब इतना दिन तक पब्लिक था और अब जा रहा है प्राइवेट में। तो सवाल ये कर रहा है कि ये पब्लिक से प्राइवेट हो सकता है? सर हो तो सकता है, बट ऑल्सो एडवाइस वेदर रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेंबर्स इज नेसेसरी। क्या मेंबर संख्या रिडक्शन करना जरूरी है? अब इसमें फिर से डेफिनेशन का जरूरत पड़ गया है। क्वेश्चन क्लियर है ना? क्या एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो मेंबरशिप को कैसे घटाए, हाउ टू रिड्यूस द मेंबर्स, ठीक है, और कितना घटाए, सबसे बड़ा चीज हाउ टू नहीं, मतलब जो मेंबरशिप अभी है उसको कितना नीचे तक लाए, तो जाके एक पब्लिक कंपनी पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए आपको जो नॉर्मल रूल है वो पता होना चाहिए, है ना सर? पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए, प्लीज कोई मुझे थोड़ा बता दीजिए। आज के डेट में एक पब्लिक कंपनी बनाना है तो मिनिमम मेंबर संख्या कितना होना चाहिए? बोलो सर। 7 मेंबर मिनिमम होना चाहिए पब्लिक बनाने के लिए। मैक्सिमम पब्लिक का मेंबरशिप अनलिमिटेड जा सकता है, कितना जा सकता है सर? अनलिमिटेड जा सकता है। प्राइवेट के केस में क्या है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, ये प्राइवेट कंपनी का लिमिट है। नाउ अगर आपको ये बात समझ में आ गया, ठीक है, अब ये डेफिनेशन से मैंने बोला, ठीक है, ये डेफिनेशन से बोला। अब डेफिनेशन से मैंने आप लोगों को बोला था कि प्लीज गो थ्रू कीजिएगा।
So according to section 2 subsection 68 of the Companies Act 2013, private company means a company having minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its article except in case of 1%, 1% कंपनी को छोड़। सर ये कौन है? सर 1% कंपनी के बारे में मैं डिटेल्स में बात करूंगा, बट फिलहाल इतना जान लो कि 1% कंपनी उसको कहते हैं जो एक ही बंदा एक कंपनी बना सकता है। मतलब अगर आपको मन करे ना, आप अकेले हो, ठीक है, मतलब मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर का गाना याद आ गया, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো। आई डोंट नो आप लोगों में से कितना बंगाली गाने सुनते हो, अगर सुनते हो, ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का बड़ा ही फेमस गाना है, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো। इसका हिंदी वर्जन भी है, इसका हिंदी वर्जन भी है, बहुत ही फेमस किसी मूवी में अमिताभ बच्चन ने गाया था सर। अगर तेरे बुलावे में कोई ना आए तो चल अकेला रे, वेरी फेमस गाना, यूट्यूब करोगे मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि बिजनेस लेवल में भी ना कॉर्पोरेट एफर्ट्स ने ऐसा ही चीजें डेवलप किया है कि अगर कोई चाहे कि वो एक 1% कंपनी बनाना चाहता है तो बना सकता है। बात समझ रहे हो? ओपीसी सर, ऐसा क्यों? मैंने पहले ऐसे लोगों को लगता था कि अकेला कैसे कंपनी चलाए, बट आजकल सर वही, ताकि इन्वेस्टर का अट्रैक्शन बढ़े तो 1% कंपनी को भी जगह मिला है। ठीक है, मैं बाद में डिटेल्स और चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल आपको इतना तो समझ में आ ही गया है। बाकी एमसीए सर्विस के पोर्टल में जाके भी आप ये सब एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मैं बाद में फिर से दिखाऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन को पूरा कर किया जाए सर, करेंटली क्वेश्चंस को पूरा किया जाए। सो 1% कंपनी जो है, ठीक है, उनको छोड़ के लिमिट द नंबर इट्स मेंबर टू 200। तो एक प्राइवेट कंपनी का जो नंबर का लिमिट है, मतलब ओपीसी का लिमिट तो है सर, मिनिमम भी एक मैक्सिमम भी एक। ओपीसी क्योंकि 1% है तो मिनिमम भी एक ही मेंबर होना चाहिए, मैक्सिमम भी एक ही मेंबर होना चाहिए, नॉमिनी कर सकता है। लेकिन बाकी 1% कंपनी छोड़ के जो भी कंपनी है प्राइवेट कंपनी, उनका मैक्सिमम मेंबरशिप संख्या 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही रूल कहता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। सेक्शन 2 डेफिनेशन का सेक्शन है, 68 क्लॉज मैंने सॉरी सबसेक्शन। तो हाउएवर वेयर 2 और मोर पर्सन्स, अच्छा यहाँ पर एक चीज बात समझना पड़ेगा, अगर सर कंपनी में 2 या 2 से ज्यादा लोग कंपनी का एक ही शेयर होल्ड करता है जॉइंटली, दे शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज टू बी ट्रीटेड एज ए सिंगल मेंबर। अगर दो बंदा एक ही शेयर को होल्ड कर रहा है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ जॉइंटली कंपनी का शेयर होल्ड कर रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंटली कंपनी का शेयर होल्ड कर रहा है, तो दोनों एक शेयर होल्ड कर रहा है ना, तो इसे एक ही मेंबर काउंट करना चाहिए। ठीक है, मेंबरशिप जब चेक किया जाता है तो उसमें 10 लोग, मतलब अगर जैसे हम लोग देखा ना कि 5x2 करके 5 कपल थे तो 5x2 10 हो गया। लेकिन क्या कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर शेयर में एक से ज्यादा कंपनी का शेयर एक है बट उसमें शेयर होल्डिंग 2 या 2 से ज्यादा लोगों का ज्वाइंटली, जैसे बैंक में ज्वाइंट अकाउंट नहीं होता है, उनको सिंगल मेंबर ट्रीट करना चाहिए। इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट, लॉ में ऐसा भी कहा गया है, पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब जो कंपनी का फॉर्मर एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, मतलब कंपनी में पहले काम करता था, वेयर मेंबर्स ऑफ द कंपनी while in that employment and have continued to be member after employment ceased, तो उन्हें लिया जा सकता है। persons who are the employment of the company and persons who having been formerly in the employment, मतलब जो कंपनी में पहले था, were members of the company while in that employment and have continued to be members after employment ceased, मतलब जब employment चला गया तब भी member माना जाएगा, लेकिन shall not be included in the number of members, मतलब इनको मेंबर के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। मैंने जो कंपनी का एम्प्लॉय है और जो फॉर्मर एम्प्लॉय है वो कंपनी का शेयर होल्ड कर सकता है बट उसे मेंबर में ट्रीट नहीं करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, जो कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी का शेयर होल्ड कर सकता है, कंपनी के मेंबर को शेयर दिया जाता है ईसॉप के थ्रू से। मैं लास्ट दिन बता रहा था, मैं आज फिर से बताऊंगा सर ईसॉप क्या होता है। ईसॉप ये अकाउंट्स में भी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वगैरह दिया जाता है, ठीक है, आगे चर्चा करता हूँ। मतलब कंपनी का शेयर होल्ड करने का राइट एम्प्लॉय पे ऊपर आता है, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज सुने, shall not be included in the number of members। तो पर्सन जो कंपनी में एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में है, मतलब अभी कंपनी में जॉब करते हैं, and persons who have been formerly in the employment of the company were now members of the company while in that employment and have continued to be member in the shareholder after the employment ceased,
इनको मेंबरशिप में काउंटिंग नहीं मिले। इन दैट इंस्टेंट केस, तो अभी पूरा रूल बता दिया आप, रूल्स आपको पता चल गया सर, पूरा रूल आपको मैं डिस्कस कर देंगे, ठीक है, प्रोविजन डिस्कस हो गया। अब आपको देखना है ये हिसाब क्या बन रहा है। इन द इंस्टेंट केस फ्लोरा फौना लिमिटेड may be converted into private company only if the total members of the company are limited to 200। तो डायरेक्टर और उनका रिलेटिव कितना था 50, 5 कपल थे, इनको 5 नहीं 10 नहीं, कपल मैंने 5x2 होना चाहिए था, ऐसे मतलब इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग कितना है 10 है, बट 10 को हम लोग क्या मानेंगे 5 मानेंगे, और बाकी जो अदर्स थे उनको 145 जो था उनको मानेंगे। तो 145 प्लस 5 150, 150 प्लस 50 200, ठीक है। इसका मतलब कौन आउट हो गया बोलो तो, फॉर्मर एम्प्लॉय आउट हो गया, करंट एम्प्लॉय आउट हो गया। हेलो, फॉर्मर एम्प्लॉय आउट हो गया, करंट एम्प्लॉय भी आउट, माने एक्स एम्प्लॉय 10 थे वो आउट हो गया, और करंट एम्प्लॉय 15 था वो भी आउट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनको घटा सकते हैं। Therefore, there is no need for reduction in the member of numbers since existing number of members are 200, which does not exceed minimum limit of 200। माने भले ही कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी 230 समथिंग दिखा रहा है, 200 कितना दिख रहा है सर, 230 के आसपास दिख रहा है, लेकिन as per the law they are actually 200। The provisions relating to the conversion of public company to private company is covered in the chapter 2 जब हम लोग इनकॉर्पोरेशन करेंगे, ठीक है, कि कैसे पब्लिक को प्राइवेट में करने के लिए क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन इतना था, हमारे यहाँ पर सामने क्वेश्चन इतना था कि क्या मेंबर को कम करना पड़ेगा, द आंसर इज यस और नो, क्या मेंबर कम करना पड़ेगा या फिर जितना जरूरी है उतना ही है। प्लीज बोलो सर, अगर समझ में आया तो भी बोलो, नहीं आया तो भी बोलो। सर इनको 230 मेंबर पहले से ही फ्लोरा फौना लिमिटेड में था, लेकिन 230 में से एक्स एम्प्लॉय आउट हो जाएगा, 15 एम्प्लॉय आउट हो जाएगा, मतलब जो करंट एम्प्लॉय हैं, मतलब प्रेजेंट एम्प्लॉय आउट हो जाएगा, और फॉर्मर एम्प्लॉय आउट हो जाएगा, तो 15 10 25 आउट हो गया। इनको हम लोग मेंबर पे काउंट नहीं कर सकते एज पर द लॉ, तो 15 प्लस 10 आउट हो जाएगा, और ये जो 5 कपल थे इनको 10 मान रहे थे ना, बट लॉ कहते हैं कि इनको 10 नहीं, इनको 5 ही माना जाएगा, तो 15 10 25 और 5 30, तो ये भले ही है बट नहीं है। मतलब प्राइवेट कंपनी के लिए जो जरूरी है उसपे कंपनी के पास एक्चुअल में 200 ही मेंबर हैं, तो अलग से रिडक्शन करने का जरूरत नहीं है, अलग से रिडक्शन करने का जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि और कोई मतलब किसी मेंबर को ये बोला जाए कि भाई आप कंपनी का मेंबर नहीं बन सकते, बिकॉज जो मैक्सिमम लिमिट है प्राइवेट कंपनी का वो लिमिट के अंदर ये फिट हो जा रहा है। और एक्स्ट्रा जो 30 है उस 30 को तो आपको बोला ना सर, एम्प्लॉय एम्प्लॉय को ट्रीट नहीं किया जाएगा भले ही वो कंपनी का शेयर होल्ड करे, फॉर्मर एम्प्लॉय को भी ट्रीट नहीं किया जाएगा भले ही वो कंपनी का शेयर होल्ड करे, और कपल अगर 10 है टोटल, बट कपल है ना 5 कपल है, तो 5 कपल को 10 नहीं 5 में, क्योंकि वो एक ही शेयर होल्डिंग कर रहा है। ये है कैलकुलेशन। सर कैलकुलेशन क्लियर है तो बोलो प्लीज। अरे एनी आइडिया, देन गेट आइडिया, इफ नो आइडिया तो प्लीज बोलो सर, मैं फिर से बोलूंगा। मुझे किसी का भी साउंड नहीं आ रहा है, आप लोग कनेक्टेड हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो प्लीज हाँ ना बोलो ना। Yes, sir. বলছে Yes, বুঝেছে, বুঝতে পেরেছে সবাই বুঝতে পেরেছে। हाँ? असीमा, शिवा, सोमनाथ, नयनी, नील, शालिनी, समझ में आया ना सर, ठीक है चलो। तो सर मैंने yes, sir. आपको हाँ सर। दो, ओके सर, मैं आपको 2 क्वेश्चंस पढ़ाया, ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, लेकिन दोनों क्वेश्चन पढ़ के आपको एक चीज तो समझ में आया ही होगा। यहाँ पर एक स्मॉल कंपनी रिलेटेड क्वेश्चन था और एक आपका प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी रिलेटेड मेंबरशिप का एक क्वेश्चन था। तो मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो अलग अलग डेफिनेशंस है इसको जानना कितना जरूरी है, इसको जानना कितना जरूरी है सर, बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को उठा के कर सकते हैं, है ना, और ये सब रेलिवेंट क्या है,
रेलिवेंट टर्म्स भी हैं जो कंपनीज एक्ट में जरूरी होता है. So if you know the definitions properly, then it will always help you to write the answer of the question. ठीक है. तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखिए, इस बात को ध्यान में रखिए, और एकदम बेसिक बात है कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ का, एकदम बेसिक सी बात है. तो जैसे मैं लास्ट दिन आपको वैराइटीज डेफिनेशंस बोला था, मैं आज फिर से आपको कुछ डेफिनेशंस पढ़ के सुनाता हूँ. जैसे देखो, ये डेफिनेशन सारा का सारा डेफिनेशंस कंपनीज एक्ट के अंदर है और सेक्शन 2 के अंदर है, और ये जब बाकी जो ब्रैकेट में है ये सबसेक्शंस है. तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 60 टू 1% कंपनी को डिफाइन करते हैं. क्या डिफाइन करते हैं सर? 1% कंपनी मीन्स ए कंपनी व्हिच हैज ओनली 1% एज ए मेंबर. कितना सुंदर बोला है ना? हाँ, जगत में कितना सुंदर तेरो नाम, 1% कंपनी है उसका नाम, क्योंकि 1% कंपनी में एक ही मेंबर होते हैं, वही मालिक है, वही मेंबर है. हाँ सर, सर ये तो ऐसा बात हो गया कि पूरा जगत का मालिक एक है ना? बोलते हैं ना, सबका मालिक एक, मतलब ऊपर वाला, ऐसा ही हो गया. 1% कंपनी में भी सबका मालिक है, एक ही पर्सन है, एक ही मालिक है, वही कंपनी का मेंबर है, वही सब कुछ है. अच्छा ऑर्डिनरी, अच्छा ये हो गया ओपीसी. मैं अभी आपको बोल रहा था इसलिए ओपीसी के बारे में बोल दिया. अच्छा मैं आपको कुछ देर पहले पेड अप कैपिटल और शेयर कैपिटल पूछ रहा था. तो पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल पेड अप क्या होता है, ये भी डेफिनेशन दिया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 64. Sir, means such aggregate amount of money credited as paid up as an equivalent to the amount received as paid up in respect of share issued, and also include any amount credited as paid up in respect of shares of the company, but does not include any other amount received in respect of such shares by whatever name called. यानी समझ में आ रहा है सर? शेयर के बदले आपने जो भी कंपनी का शेयर लिया है, पैसा लिया है, वही आपका पेड अप शेयर कैपिटल है, और शेयर कैपिटल पेड अप भी बोला जाता है. एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी क्रेडिटेड एज पेड अप as equivalent to the amount received as paid up. माने मान लिया जाएगा कि भाई इतना अमाउंट, इतना शेयर के बदले आप इतना कैपिटल दिया कंपनी. ठीक है, ठीक है. जैसे मैनकाइंड फार्मा 4,500 करोड़ कैपिटल लेने के लिए आए हैं मार्केट. तो अगर उनको 4,500 करोड़ मिल जाता है तो पेड अप कैपिटल क्या हो जाएगा? 4,500 करोड़ हो जाएगा, मतलब जो ऑलरेडी था उसके साथ ऐड हो जाएगा. ठीक है, जो आपको मैं अभी मैनकाइंड फार्मा में बोल रहा था. So, as paid up in respect of share issued and also include any amount credited as paid up in respect of shares of the company, but does not include any other amount received in respect of such shares by whatever name called. माने उस शेयर्स के बदले अगर कोई दूसरा अमाउंट आप लेते हो जो कैपिटल के नाम पे नहीं है, ठीक है, तो उसे हम पेड अप कैपिटल नहीं बोलते. ठीक है, मतलब शेयर्स के बदले अगर आप, सिंपल बात है, aggregate amount of money credited as paid up as equivalent to the amount received as paid up in respect of shares issued and also include any amount credited as paid up in respect of shares. बट उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? कोई दूसरा ना, वॉट एवर नेम कॉल्ड, अगर उसको कैपिटल ना बोल के कुछ दूसरा नाम पे कोई पैसा आप उठाओ, ठीक है, बट अगर वो कैपिटल नहीं है, भले ही शेयर के बदले में या किसी चीज के बदले में, ठीक है, तो उसको हम लोग पेड अप कैपिटल नहीं बोलेंगे. सिंपल बात है, ये डेफिनेशन. और बाकी कैलकुलेशन कैसे होता है मैंने आपको बताया. पेड अप कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होता है मैंने आपको बताया. तो यहाँ पर ना ऐसा कोई सिंक नहीं है. मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा नहीं कि कोई कोई सिंक्रोनाइज है, कोई लिंकअप है कि भाई ये डेफिनेशंस और सेकंड डेफिनेशंस में कोई कनेक्शंस होगा. नहीं सर, कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर. यहाँ पर एक डेफिनेशन के साथ दूसरे डेफिनेशन का कोई कनेक्शन नहीं है. सब रैंडम डेफिनेशन है. ठीक है, सब रैंडम डेफिनेशन है. जैसे आपको यहाँ पर सेक्शन 60 दिख रहा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 60, इसमें बोलते हैं कि ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट. अब यहाँ पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 60 में ऑफिसर इन डिफॉल्ट का मतलब समझा है. ऑफिसर इन डिफॉल्ट सर मानी कंपनी में जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में बात करें. मतलब बेसिकली देयर इज जब भी आप धीरे धीरे डेप्थ में जाओगे ना, डेप्थ माने जैसे जैसे आप कंपनी लॉ का और एडवांस चैप्टर पढ़ोगे इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में, ठीक है, जैसे ये भी मतलब जो लोग फाउंडेशंस पढ़ रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, और जिनका इंटरमीडिएट चल रहा है वो फाइनल में पढ़ेगा. तो मेरा बेसिकली इतना कहना है कि जब भी आप धीरे धीरे एडवांस लेवल में पढ़ते जाओगे ना, तो आप एक चीज गौर करोगे, धीरे धीरे समझ पाओगे कि हर केस में अगर कोई जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बोल के रखा है, अगर वो फॉलो नहीं होता, मैंने रूल्स अगर फॉलो नहीं होता है, जो कॉम्प्लायंस बोला है अगर वो कॉम्प्लायंस मैनेज नहीं हो पाता है, तो कौन डिफॉल्ट माना जाएगा? अगर जानबूझ के हो रहा है, मतलब जानबूझ के गलती, या फिर
गलती से गलती हो गया, जैसे गाना है ना, गलती से गलती की, है ना, तो जो भी हो, चाहे गलती से गलती कर दिया हो या फिर जानबूझ के गलती कर दिया हो, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, किसको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा? तो ऑब्वियस बात है कि जब भी कोई मैटर पे कोई, जैसे कि आपको मैं प्रैक्टिकल चीज दिखा रहा था, तब स्टार्टिंग में ही बहुत सारा चीज बता रहा था, जैसे मैनकाइंड फार्मा बता रहा था, इसमें ये देखो प्रदीप चक जो है, क्या टाइटल होगा सर? CHUGH, आई डोंट नो सर इसको कैसे प्रोनाउंस करें, तो आपको जो समझना है, ठीक है, पता नहीं किसी का नाम है सर, गलत प्रोनाउंस कर देंगे तो इसका अलग ही मतलब भी है। तो जो भी हो, प्रदीप, मिस्टर प्रदीप जो है वो कंपनी सेक्रेटरी है एंड कंप्लायंस ऑफिसर। सो मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि ये कंप्लायंस ऑफिसर है ना सर, ये कंपनी का कौन है जानते हो? ये कंपनी का KMP है, की मैनेजरियल पर्सनल, ठीक है। और जब भी कंपनी कोई स्पेशल काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें अगर कुछ भी डिफॉल्ट हो जाता है तो इसमें इनको लायबल माना जाता है। शैल बी लायबल टू एनी पेनल्टी और पनिशमेंट बाय वे ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकता है, फाइन हो सकता है, अगर गलत हो तो। ऐसा नहीं कि काम करने से ही फाइन हो जाएगा, नहीं सर, ठीक है, गलत काम करोगे तो फाइन हो सकता है, जेल भी हो सकता है। सर जेल, हाँ सर, जेल, आपका लाइसेंस छीना जा सकता है, बहुत बहुत कुछ हो सकता है। होल टाइम डायरेक्टर जो कंपनी का WTD है, मैंने होल टाइम डायरेक्टर है, जो कंपनी के KMPs हैं, की मैनेजरियल पर्सन लाइक कंपनी सेक्रेटरी, वेयर देयर इज नो KMP, अगर कंपनी में कोई कंपनी से मतलब की मैनेजरियल पर्सनल नहीं है, ठीक है, CS हो सकता है, CEO हो सकता है, CFO हो सकता है, ये लोग सब KMPs का लिस्ट में आते हैं। मैं पढ़ाता हूँ अभी, KMPs का भी लिस्ट पढ़ाता हूँ। सो वेयर देयर इज नो KMP, सच डायरेक्टर और डायरेक्टर, जो कंपनी का डायरेक्टर होंगे या डायरेक्टर्स रहेंगे, specified by the board, इसको बोर्ड स्पेसिफाई करेगा, इन दिस बिहाफ एंड हु हैज और हैव बीन गिवन हिज और देयर कंसेंट, माने कंसेंट माने अपना ओपिनियन, हाँ चलो इसको पास करो, मतलब जब भी कोई नियम पास हो रहा है, ठीक है, जब भी कोई चीज लिख रहा है, जैसे ये प्रोस्पेक्टस में कंपनी जो कुछ भी लिख रहा है, भले ही एडवर्टाइजमेंट हो, लेकिन इसको लीगली लिखना चाहिए सर, है ना, कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, है ना, कोई मैनिपुलेटिव इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। आपको पता है इसके अंदर क्या क्या है? ये तो बस एक बहाना है, मतलब ये प्रोस्पेक्टस तो समझाने का मेरा एक बहाना है सर, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होता है कंपनी रिलेटेड मैटर, ठीक है, बट ये एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स होता है। जैसे अगर आप इस प्रोस्पेक्टस के थोड़ा और नीचे आओगे, आपको कंपनी के बारे में पता चलेगा, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पता चलेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज। इवन जब इसको ड्राफ्ट किया जाता है तो इसको एज पर लॉ ड्राफ्ट किया जाता है, ठीक है, तो आपको सारा चीजें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये क्या चीज दिखा रहा हूँ मैं, ये इंस्टीट्यूट का मैट नहीं दिखा रहा हूँ या फिर कोई स्टडी नोट से नहीं पढ़ा, ये आपको मैं जरूरी चीज दिखा रहा हूँ, रियल लाइफ। Senior management. Senior management of our company in terms of regulation 2(1) subsection 1 clause B of this SEBI ICDR regulations. या फिर आप ये देखा our management, key managerial personnel and senior management सब बोला है, देखा कितना सुंदर सब कुछ लॉ के मुताबिक बोला है। तो इसी तरह से बोलता है, इसी तरह से लॉ बात करता है, सब कुछ लीगल होना चाहिए। तो क्या कहना चाहते हो? ऑफिसर इन डिफॉल्ट माने जो पावर में है पर फिर भी गलती कर रहा है, पावर में है फिर भी गलती कर रहा है। नॉर्मली सर गलती कौन करता है? मतलब गलती करता है मैंने तो ये कहना चाहता हूँ कि करप्शन कौन करता है? पावरफुल लोग ही करप्शन करते हैं। इलिटरेट लोग जिनके पास पावर नहीं हो करप्टेड नहीं हो सकता, कैसे होगा? ठीक है, जो पावर में होते हैं वही करप्ट हो सकता है, मतलब हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पावर होने से ही करप्ट हो जाएगा, नहीं सर, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपके पास पावर है तभी आप अपना अथॉरिटी का मिसयूज करोगे तो करप्शन बढ़ेगा, ठीक है। कंपनी में सर करोड़ों का बात होता है, ठीक है, और पब्लिक का पैसा है, लोगों का विश्वास है, अगर कोई टूट जाता है ना तो बहुत तकलीफ होता है। तो वेयर देयर इज नो KMP, इन दैट केस डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स ने जिसको भी परमिशन देगा वो करेगा, ठीक है, उसको सारा का सारा काम करना है। या फिर एनी पर्सन को अंडर द इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड और एनी KMP इज चार्ज्ड विद एनी रिस्पांसिबिलिटी इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, फाइलिंग, ठीक है, कंपनी मेंटेनेंस, कंपनी का फाइलिंग माने रिटर्न फाइलिंग का बात कर रहे हैं, चाहे अकाउंट का रिटर्न फाइल हो, चाहे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो, चाहे GST का काम हो, ठीक है, चाहे लीगल कंप्लायंस का मतलब लॉ रिलेटेड जो भी रजिस्टर ऑफ ROC के पास जमा करने वाला चीजें हो, ठीक है, ये देखो सारा चीज होता है। फाइलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, ऑथराइजेशन,
actively participates in, knowingly permits or knowingly fails to take active steps or prevent any default. माने आपको पता है गलत हो रहा है पर फिर भी आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो जिसके पास भी राइट है केएमपी या फिर बोर्ड को ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा. Any person in accordance with whose advice, directions or instructions the board of directors of the company is accustomed to act other than a person who gives advice to the board in professional capacity. ठीक है, माने जो कंपनी को प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइजरी रोल प्ले कर रहे हैं उनको नहीं लिया जाएगा. ठीक है, कि भाई कंपनी उसका एडवाइस लेता है बिकॉज वो कोई बड़े हस्ती है. ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है. ठीक है, इंडिपेंडेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब जिनका काफी मार्केट में बहुत सालों से काम कर रहे हैं. ठीक है, वो एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं. जैसे बहुत सारे फेमस पर्सन जो शायद रिटायरमेंट एज में हो गए बट वो रिटर्न नहीं ले रहा है, कंपनी को इंडिपेंडेंटली एडवाइस करते हैं, उनको छोड़ दिया सर. Any person in accordance with whose advice, directions or instruction the board of directors of the company is accustomed to act other than a person who gives advice to the board in a professional capacity. अगर कोई प्रोफेशनल एडवाइजर है तो उनको छोड़ के बाकी कोई भी जो कंपनी के अंदर एडवाइस दे रहा है. और साथ में ये भी बोल रहा है एवरी डायरेक्टर इन रेस्पेक्ट of a contravention of any of the provision of this act who is aware, माने provision of this act माने companies act, who is aware of such contravention, माने आपको पता है कुछ तो रूल तोड़ा जा रहा है. ठीक है, by virtue of the received by him or any proceeding of the board or participation in such proceedings without objection to the same, मतलब आपको पता चल रहा है कि भाई प्रॉब्लम हो रहा है पर फिर भी आप ऑब्जेक्शन नहीं दे रहे हो. आपको पता लग रहा है पर फिर भी आप ऑब्जेक्शन नहीं दे रहे हो, मतलब आप कौन हो जा रहे हो सर, अब आप ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो जा रहे हो. ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है. जैसे यहाँ पर और भी देखो, इन रेस्पेक्ट ऑफ द इश्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर्स ऑफ ए कंपनी द शेयर ट्रांसफर एजेंट रजिस्ट्रार एंड मर्चेंट बैंकर टू द इश्यू ऑफ ट्रांसफर. सर ये लोग कौन है सर? हाँ, ऐसा लग रहा है पहली बार सुन रहा हूँ सर. सर कोई बात नहीं, जिंदगी में बहुत कुछ पहली बार होता है. ठीक है, तभी ये सब बातें धीरे धीरे आदत हो जाएगा सर. ठीक है, अभी पहली बार जो लग रहा है ना वो धीरे धीरे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार हो जाएगा. ठीक है, तो आपको भी आदत डालना चाहिए. जैसे यहाँ पर एक वर्ड है मर्चेंट बैंकर, यहाँ पर एक वर्ड है ट्रांसफर एजेंट, यहाँ पर एक वर्ड है रजिस्ट्रार. कौन है ये लोग, क्या किया जाता है इनके साथ? हाँ, बोल तेरे संग क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या तोड़ दिया जाए? तो चलो मैं दिखाता हूँ. तो देखो मैं जिनके बारे में बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको ना इनके साथ क्या बोलते हैं ना, बंगाली में हम लोग बहुत ही सुंदर सा लैंग्वेज यूज करते हैं, आलाप पूरी. सुनते हो सर ना, आलाप माने आलाप परिचय माने पहचान बना लेते हैं. चलो सर ना, पहचान कौन, तो कौन है ये लोग, पहचानो. कौन है मर्चेंट बैंकर, कौन है रजिस्ट्रार, कौन है ट्रांसफर एजेंट. चलो सर पहचान करो. कहाँ चला गया? अरे सर आज तो प्रोस्पेक्टस ही सारा चीज मेरे को हेल्प कर रहा है. मैं तो रैंडमली पिक किया था बट आज प्रोस्पेक्टस पता नहीं मेरे को एकदम मुझे भी हेल्प कर रहा है समझाने में. आइए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी समझने में सुविधा हो रहा है. ठीक है, आशा नहीं मैं डेफिनेट हूँ, बट अगर आप मन लगा के सुन रहे हो और बाद में रिवाइज भी करोगे तो आपको बहुत हेल्प होगा. जैसे देखो ये लोग कौन है, ये मर्चेंट बैंकर है. ये जो BRLM लिखा है ना, दे आर बेसिकली मर्चेंट बैंकर. क्या करते हैं ये लोग? सर ये मार्केट से पैसा उठाने का जिम्मा लिया है. सर माने ये है सर, ये जो मैनकाइंड फार्मा मार्केट से शेयर पैसा उठाना चाहते हैं ना, कैपिटल रेज करना चाहते हैं, इनकी कैपिटल रेजिंग में ये जो इंटायर पब्लिक ऑफर ऑफ मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड इज एन ऑफर फॉर सेल एंड इक्विटी शेयर एग्रीगेटिंग 4,326 करोड़, इतना पैसा उठाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है BRLM ने. और ये BRLM कौन है? ये सब मर्चेंट बैंकर है. ठीक है, बुक रनिंग लीड मैनेजर लॉ के भाषा में बोला जा रहा है, बुक रनिंग लीड मैनेजर लॉ के भाषा में बोला जा रहा है. और इनका जो काम है इसको मार्चेंट बैंकिंग बोलते हैं. ठीक है, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बोलते हैं. बेसिकली कंपनी का पैसा मार्केट से उठा के देगा और बदले में इनको लंप सम कमीशन मिलेगा. 4,500 उठा के देगा और बदले में कमीशन मिलेगा. ठीक है, इसके बारे में अकाउंट्स करोगे मैम के पास, कंपनी अकाउंट्स में आई थिंक CA वाले ग्रुप 2 में पड़ेगा, CMA वाले भी ग्रुप 2 में ही पड़ता है, CS का शायद ग्रुप 1 में हो गया न्यू सिलेबस में. तो जब आप लोग कंपनी अकाउंट्स करोगे ना तब आप मैम के पास सीखोगे कि कैसे अंडरराइटर्स बोलते हैं सर, अंडरराइटर्स अकाउंटिंग, तो कैसे हिसाब किताब होता है अकाउंट सीखोगे. ठीक है, फिलहाल अकाउंट्स में अभी बात जरूरी नहीं है, अभी समझो रियल लाइफ सिचुएशन.
अच्छा, आपको यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगा, यू कैन चेक द अलॉटमेंट स्टेटस ऑफ द मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड आईपीओ ऑन वेबसाइट ऑफ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। दिख रहा है रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये रजिस्टर ट्रांसफर एजेंट कौन है, हु इज द रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट। अगेन चलो प्रोस्पेक्टस में फोकस करें, कौन है सर रजिस्टर ऑफ द ऑफर, कौन है, ये जो 4,500 करोड़ मैनकाइंड फार्मा मार्केट से रेज करेगा, उसके बाद इसको रजिस्टर का काम कौन कर रहा है, इसका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज वेल एज ट्रांसफर एजेंट माने शेयर अलॉटमेंट प्रोसेस, सारा काम ये के फिनटेक बोल की जो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, ठीक है, ये करेगा। यानी बेसिकली ये लोग टेक्नोलॉजिकली सारा काम को देखता है। ऐसे फेमस फेमस कंपनी है, और एक कंपनी है इन टाइम बोल के, कंपनी इन टाइम नहीं सॉरी, कभी कभी ना नाम भूल जाता हूँ। तो जो भी हो आप, जब भी इस शेयर मतलब जब भी जो लोग इस कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट किया है ना, जो लोग इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो इनको पता कहाँ से चलेगा, इनके साइट में पता चलता है कि ये ट्रांसफर एजेंट का काम करेगा, रजिस्टर का काम करेगा, ठीक है। जैसे रवि बात करें इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर्स ऑफ द कंपनी, द शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर टू द इशू ऑफ और ट्रांसफर, दे आर आल्सो ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो सकते हैं अगर कोई गड़बड़ घोटाला हो जाए तो। अगर कोई गड़बड़ घोटाला हो जाए, सर मार्केट है, पैसा है, जहां जहां पैसा वहां वहां गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। जहां जहां पैसा है वहां वहां गड़बड़ हो सकता है, और गड़बड़ घोटाला को ठीक करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरीज को, सीएमए को डेवलप किया जाता है। क्यों डेवलप किया जाता है, ताकि गड़बड़ घोटाला ना हो। आप नियम देखो, हिसाब देखो। हाँ, सीए सीएमए क्या करेगा, हिसाब देखेगा, सीएस क्या देखेगा, नियम देखेगा, तब ना चलेगा सर। एक देखो सर, एक एक प्रॉपरली रेगुलेटेड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑलवेज इन्वेस्टर को मौका देता है, ठीक है। उनको लगता है कि नहीं, मेरा पैसा सेफ जगह में जा रहा है, क्योंकि मार्केट रेगुलेटेड है। मार्केट में पैसा इधर उधर नहीं होता है ना। जैसे देखो ना, एक सिंपल एग्जांपल है, तो जैसे करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। विथ ऑल रेस्पेक्ट, जिसका जो भी पसंद का पॉलिटिकल पार्टी हो, डजेंट मैटर। लेकिन आपको एक चीज बताऊं सर, आप लोग जो खबर में देख रहे हो और जो भी हो रहा है, चाहे करंट सिचुएशन हो या प्रीवियस सिचुएशन, आपको इतना तो समझ में आ रहा है सर, बंगाल में पॉलिटिकल सिचुएशन करंटली सही नहीं है। तो ऐसे पॉलिटिकल सिचुएशंस में अगर आपको कोई पॉलिटिकल नेता आके बोलता है कि भाई ज्यादा चंदा दे दो, कुछ डोनेशन कर दो, तो आपको डोनेशन करने का इच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका पैसा गलत जगह में जाएगा, ये सोसाइटल डेवलपमेंट में काम नहीं आएगा, है ना। तो आप रेडी नहीं रहोगे कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करें, क्योंकि ये पैसा को सही दिशा में, रियल डेवलपमेंट में नहीं लगा रहा है ना। जैसे मैं पॉलिटिकल पार्टी का बात कर रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस का याद आ गया। वो ऐसा पॉलिटिकल पार्टी बना था जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ने के लिए फंड इकट्ठा किया था, और काफी लोग उनको डोनेट करता था। इवन सिंगापुर के लोग भी, म्यांमार के लोग भी उनको डोनेट करता है, ठीक है, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए पैसा चाहिए। तो उनको पता था कि सुभाष बोस एक गुड कॉज में लड़े, और गवर्नेंस है, समझ रहे हो सर। तो वही बात है, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नेंस को समझ पाते हो, तो एग्जैक्टली ये कंपनी गवर्नेंस का मैटर है। अगर कंपनी प्रॉपरली चले, चलाने के लिए इतना सारा ऑथोरिटी ऑथराइज्ड पर्सन है, अगर ये भी गलत हो जाए तो इनको क्या बोलेंगे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट बोलेंगे, है ना। पॉलिटिकल लीडर्स, नेता है, मंत्री है, बट गलत कर रहा है, माने ऑफिसर इन डिफॉल्ट। आई होप आप समझ पा रहे हो सर, बस आपको समझाना ही मेरा इच्छा है, और कुछ इच्छा नहीं है। इन ए कंपनी a default was committed with respect to allotment of shares by the officers, शेयर अलॉटमेंट में गलतियां हो सकती है। इन कंपनी देयर वर नो मैनेजिंग, ठीक है, देयर आर नो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर और सेक्रेटरी, a person charged by board with responsibility of complying with this provision of the act, and neither any director or director specified by the board. Therefore in such situation all the directors of the company may be treated as officer in default. अगर कंपनी में कोई होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, मैंने सीएस नहीं है, तो ऐसे केसेस में जो कंपनी चलाते हैं उन्हीं को ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाए। इसीलिए जब कंपनी बड़ा हो जाता है ना, आपको पता है 10 करोड़ के ऊपर अगर कंपनी का टर्नओवर हो जाए ना, तो सीएस रखना मैंडेटरी हो गया है। पहले 5 करोड़ था, उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, क्योंकि बिजनेसमैन को दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो जो भी हो, अब सीएस मैंडेटरी हो गया इस काम के लिए, कि भाई सीएस रखो, है ना, ताकि कंपनी का कंप्लायंस सही सही तरह से हो जाए।
ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि भाई आपको क्यों जानना है प्रोविजन। तो ये बोला है ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन है। अब जब आगे आगे आप और भी चैप्टर को कवर करोगे ना, आप देखोगे कि आपको वहां पर टॉपिक आ रहा है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो तब मुझे आपको और बताने का जरूरत नहीं होगा कि भाई ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन है। आशा करता हूँ आपको तब अभी भी समझ में आ रहा है, तब भी समझ में आए। क्या कहते हो सर, समझ में आ रहा है? एक साथ बहुत सारा बात करता हूँ, आई नो दैट, बट इतना भी कोई आउट ऑफ वर्ल्ड बात नहीं चलता। বোঝা যাচ্ছে? हेलो, समझ में आया सर? आवाज दो हमको, हम यहाँ हैं। बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? क्या आप लोग कनेक्टेड हो मेरे साथ? कोई कनेक्टेड नहीं है क्या? किसी का भी आवाज नहीं? नील, आयन, निकिता, शालिनी, शिवास, सोमनाथ। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। सर कहाँ बढ़ेंगे, कहाँ जाना चाहते हैं आप? सर कहाँ जाए बोलो तो? हम्म? ये लॉ जकड़ लिया है ना, अब कहाँ जाएंगे? जैसे अभी मैं आपको केएमपी में बात कर रहा था, तो यहाँ पर एक केएमपी का एक लिस्ट भी दिया है की मैनेजरियल पर्सन। ये आपका, एक सेकंड रुको, मैं भी आपको लिख देता हूँ। केएमपी, ठीक है, केएमपी की मैनेजरियल। अभी बात हो रहा था इतना ज्यादा, तो सुन लो कौन है केएमपी। सर केएमपी सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 में कहा, इन रिलेशन टू कंपनी केएमपी माने, केएमपी मींस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर। जो कंपनी के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जैसे कि गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्य नादेला। हम लोग थोड़ा प्राउड फील करते हैं ना जब भी कोई इंडियन, जब भी कोई इंडियन बंदा किसी फॉरेन कंपनी का सीईओ होते हैं, हम लोग चिल्लाते हैं बड़ा, देखो सारे यूएस कंपनी का सीईओ इंडियन है। चलो अच्छा है सर, कोई चीज में अगर किसी को प्राउड फील होता है, इंडियंस को प्राउड फील होता है, तो होने दो। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कौन सीईओ का मतलब क्या है। और ऐसे भी जब भी हम लोग शेयर मार्केट पढ़ते हैं ना, उसमें सीईओ कौन है कंपनी का बहुत मायने रखता है सर। मतलब वही तो कंपनी को मेनली मैनेज करता है। कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, फुल टाइम डायरेक्टर, डब्ल्यूटीडी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ, माने ज्यादातर केस में कौन होगा? सीएफओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट। इनका रोल प्ले है, सीएफओ का रोल यही लोग प्ले करते हैं, ऑन पर करेंगे। फाइनेंशियल ऑफिसर का रोल प्ले करने के लिए अकाउंट्स फाइनेंस में हार्डकोर नॉलेज चाहिए, और ये हार्डकोर नॉलेज इंडिया में अगर आपको काम करना है चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट के बिना और किसी के पास नहीं। अच्छा, such other officer not more than one level below the directors, not more than one level below the directors who is in full time employment designated as KMP personnel by the board। इसको बोर्ड ने KMP बोला है, और जो डायरेक्टर से जस्ट एक लेवल नीचे हो सकता है, ऐसे ऑफिसर्स को भी हम लोग KMP बोल सकते हैं। और कोई दूसरा ऐसा कोई ऑफिसर जिनको प्रेस्क्राइब किया गया है बोर्ड की तरफ से कि भाई ये KMP है। However, till now, no other officer has been prescribed। क्या कौन कौन है? नॉर्मली सीईओ, एमडी और मैनेजर। एमडी माने मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ माने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजर, ये लोग सिमिलर रोल प्ले करता है। टीएस, डब्ल्यूटीडी, such other officer not one below directors in whole time employment plus designated KMP and other personnel officer, they are basically in the list of KMP currently। ठीक है, they are basically in the list of KMP। तो KMP होने का मजा भी है, पैसा भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप लोगों को पता है ना सर, हाई, ज्यादा सैलरी मिलता है तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना पड़ता है ना, ज्यादा ऑथोरिटी मिलता है तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना पड़ता है ना। इसलिए कहा जाता है कि हाई पेमेंट ऑलवेज कम्स थ्रू हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ऊंचा पद के साथ साथ ऊंचा काम भी करना पड़ता है। पद ऊंचा हो तो काम भी ऊंचा हो, जो भी हो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे आपको समझना चाहिए। अच्छा, लिस्टेड कंपनी क्या है, इसके बारे में बोला है। लिस्टेड कंपनी माने सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, लिस्टेड कंपनी। आप लोग लॉ पढ़ते पढ़ते कई बार सुनोगे लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का क्या मतलब है?
which has any of its securities, इस कंपनी का सिक्योरिटी माने शेयर, डिवेंचर एटसेट्रा, ठीक है, जिस कंपनी का नॉर्मली शेयर सर, शेयर डिवेंचर वगैरह स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। कौन सा स्टॉक? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। जैसे इंडिया में करेंटली एनएसई, बीएसई एंड कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, 3 स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है। इसके अलावा और भी एक्सचेंज है जो बेसिकली कॉमोडिटी एक्सचेंज वगैरह में है, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, बीएसई एंड कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें ट्रेड नहीं होता बट एक्टिव है। बट हाँ, आपकी जानकारी के लिए, सुविधा के लिए मैं सिर्फ बीएसई और एनएसई ले लेता हूँ, ठीक है। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो आपका कंपनी तो हम उसे लिस्टेड कंपनी कहते हैं, ठीक है। जब भी मैं किसी कंपनी का शेयर के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, तो वो एक्चुअली अपने आप को कहीं ना कहीं लिस्ट करता है। तो जैसे आपको मैं सीएसई लिमिटेड अभी दिखा रहा था कुछ देर पहले, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, देखो सर यहाँ पर क्या लिखा है, एनएसई, दिख रहा है ना। माने कि एनएसई क्यों लिखा है? बिकॉज एनएसई में लिस्टेड है, इसलिए दिखा रहा है एनएसई। कभी कभी आपको एनएसई बीएसई दोनों लिखेगा, तब आप समझ जाना कि दोनों में लिस्टेड है। जब स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदा जाता है ना, तो वहां पर ऑप्शंस होते हैं, एनएसई में खरीदोगे कि बीएसई में खरीदोगे। तो लोग स्टॉक मार्केट क्लास करते हैं, या फिर आप लोग आप में से जो भी जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, चाहे मेरे पास पढ़ो ना पढ़ो, डजंट मैटर, स्टॉक मार्केट सबका है बॉस। तो अगर आप करते हो तो शायद आपको जरूर पता होगा ताकि स्टॉक मार्केट में कैसे लोग ट्रेड करते हैं, कैसे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कैसे रिसर्च एनालिस्ट का काम करते हैं, बहुत सारे रोल प्ले हैं। ओके, तो लिस्टेड कंपनी का माने हो गया एक्सचेंज में लिस्टेड, बट यहाँ पर थोड़ा ना समझना पड़ेगा। सर क्या? सर वही क्वेश्चन पे क्वेश्चन। Listed company means a company which has any of its securities listed on any recognized stock exchange. अगर आपका शेयर बीएसई एनएसई में लिस्टेड है तो ऑब्वियसली आप पब्लिक मतलब लिस्टेड कंपनी है। प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनीज which have listed or intend to list, मतलब जो लिस्ट हो चुका है या होना चाहते हैं, सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटी माने क्या? अब सर यहाँ पर ना एक बात कहना पड़ेगा। सर आप लोगों ने शायद सुना हो, देयर इज ए कॉन्सेप्ट या फिर एक बहुत ही पॉपुलर आजकल कोर्स बना है या फिर मार्केट बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी मार्केट, है ना। जैसे आप लोग शेयर मार्केट सुनते हो, स्टॉक मार्केट सुनते हो, ऐसे आप लोग सिक्योरिटी मार्केट भी सुनते होंगे, है ना। तो सिक्योरिटी मार्केट क्यों बोलते हैं? सिक्योरिटी मार्केट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिक्योरिटी माने जिसके अंदर शेयर भी है, जिसके अंदर डिवेंचर भी है, जिसके अंदर बॉन्ड है, जिसके अंदर डिवेंचर स्टॉक है, बहुत सारी चीजें हैं सर, ठीक है। ये सभी सिक्योरिटी मार्केट का पार्ट है, म्यूचुअल फंड्स, सभी चीजें, ठीक है। सर एग्जांपल दोगे कुछ सिक्योरिटी मार्केट का? सर शेयर मार्केट इज आल्सो सिक्योरिटी मार्केट, म्यूचुअल फंड इज आल्सो इन द सिक्योरिटी मार्केट, डिवेंचर मार्केट इज आल्सो इन सिक्योरिटी मार्केट। एग्जांपल तो बहुत है सर, जैसे मानो आपको मैं यहाँ पर लिखता हूँ एनएसई बॉन्ड मार्केट। सर मार्केट में बॉन्ड भी बिकता है। सर क्या है बॉन्ड? सर आगे चर्चा करेंगे, ये सभी लॉ का चीज है। मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, आप भी सुनते सुनते थक जाओगे, पर थको सर, कोई दिक्कत नहीं है, पर जान के थको, ठीक है। जानकारी लो, समझो, ठीक है, मार्केट में समझो बात को, लॉ का यूज समझो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वेरियस बॉन्ड्स बिक रहा है। सर किसका बॉन्ड? सर ये सब शेयर मार्केट बेसिकली कंपनी का ही बॉन्ड है। जैसे कंपनी शेयर इशू करते हैं, ऐसे कंपनी बॉन्ड इशू करते हैं, ठीक है। डिवेंचर भी बोलते हैं बॉन्ड, बॉन्ड एक अलग है, डिवेंचर प्राइवेट कंपनी करते हैं, बॉन्ड प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों करते हैं, सिमिलर नेचर का है। बाद में बताऊंगा कि बॉन्ड और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है, एक साथ सब बताना थोड़ी पॉसिबल है सर। एक बात करने जाओ 10 बात उठ के आ जाते हैं, अब एक साथ सब लेके बन जाए तो फिर खिचड़ी क्या, महा खिचड़ी पकेगी, खिचड़ी नहीं पकाना। जस्ट दिखा देता हूँ, एनएचआई का बॉन्ड मार्केट में बिक रहा है शेयर, इसका देखो दाम चल रहा है 1148, मतलब आज के रेट में अगर किसी को लेना है तो 1148 में लेना। ये जो बॉन्ड है, फेस वैल्यू था 1000 टका, दाम बढ़ते बढ़ते 1148 हो गया है। ये 11 जनवरी 2021 को मैच्योर करेगा। सर इसमें हम लोग पैसा लगा सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल। अगर आपको डायरेक्ट समझ में ना आए ना, आप म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू से भी लगा सकते हैं। आप देखना मार्केट में टीवी में ऐड आता है, बैलेंस फंड, म्यूचुअल फंड कंपनी का एडवर्टाइजमेंट होता है, बैलेंस। कुछ डेब्ट में लगा देंगे, कुछ इक्विटी में लगा देंगे, ठीक है। इक्विटी गिर भी जाए, डेब्ट का पैसा तो सिक्योर है, ऐसा करके टीवी में ऐड आता है। फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है। अरे भाई सही उनके लिए हो सकता है, बट आपके लिए सही होगा तभी जब आप सीखोगे, ठीक है, जब आप अंदर से बात को समझोगे। सर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? सर मैं आपको बस इतना कहना चाहा कि देयर आर वेराइटीज ऑफ सिक्योरिटीज अवेलेबल इन दी मार्केट, ठीक है। तो शेयर भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, डिवेंचर भी हो सकता है,
वैराइटीज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे यहाँ पर बॉन्ड है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जीसेक, जीसेक माने गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल इज आल्सो देयर जो आरबीआई इशू करता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं सर जो आपको सिक्योरिटी के तौर पे, बेसिकली ये सभी पैसा का ही अलग अलग नाम है, कंपनी को चाहिए, देश को चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटीज। तो बेसिकली पैसा उठाएगा, बदले में आपको इंटरेस्ट देगा या डिविडेंड देगा। आगे आगे स्पेसिफिक चर्चा और करेंगे सर। सिक्योरिटी के ऊपर और एक बात भी कर लेना चाहिए। सिक्योरिटी इतना बड़ा चीज हो गया आज के डेट में कि सिक्योरिटी के ऊपर स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट के ऊपर एक स्पेशल इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है, जो सेबी चलाते हैं। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास एनआईएसएम का साइड बाय साइड सीए सीएस सीएमए के साथ साथ या फिर बीकॉम के साथ साथ करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली सिक्योरिटी मार्केट बोला जाता है, जिसमें सर्टिफिकेशंस होते हैं, लाइसेंस एग्जाम होते हैं। और ये देखो सर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है, इसमें क्या सीखते हैं सर, इसमें शेयर मार्केट कैसे चलते हैं उसके ऊपर कोर्स होते हैं, ठीक है, इसके म्यूचुअल फंड्स के ऊपर होते हैं, ठीक है, मार्जिन बैंकर के ऊपर होते हैं, रिसर्च के एनालिस्ट के ऊपर होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, टेक्निकल होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल्स में नहीं, ठीक है, नहीं तो लॉ बुरा मान जाएगा। लेकिन क्या है ना, सिक्योरिटी मार्केट इतना बड़ा चीज है तो मैं ना बोल के नहीं रह सकता सर, ठीक है, मुझे बोलना ही चाहिए। ओके, तो लिस्टेड कंपनी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वही लिस्टेड, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनीज which have listed or intend to list such class of securities as may be prescribed in consultation with Security and Exchange Board, माने सेबी, and shall not be considered as listed company। मतलब अगर सेबी सेबी अगर परमिशन नहीं देगा उसको, ठीक है, तो उसको लिस्टेड नहीं बोलेंगे, सिंपल। अगर सिक्योरिटी परमिटेड बाय नॉट बाय सेबी है तो फिर उसको स्टॉक मार्केट लिस्टेड नहीं करना है। तो इसके ऊपर कुछ अमेंडमेंट है, ये जो ब्लैक लाइन में लिखा हुआ है ना, डीप बोल्ड करके, according to section rule 2A of the companies rule 2014, the following classes of companies shall not be considered as listed companies। सर कौन है जिसको लिस्टेड नहीं कहा जा सकता? सुन लो सर, public company which have not listed their equity shares on a recognized stock exchange but have listed their, पब्लिक कंपनी है माने सर पब्लिक का पैसा है उसके बिजनेस में, शेयर कैपिटल में, बट उसका बिजनेस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, बट हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टिबल डेब्ट। डेब्ट सिक्योरिटी माने वही बॉन्ड, डेब्ट माने लोन होता है सर, नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट माने जिस डेब्ट को शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मतलब कंपनी का लोन, कंपनी किसी से लोन लिया है पर ये लोन को शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, माने कि ऐसा लोन नहीं होता जिसको शेयर में कन्वर्ट किया जाता है। आंसर इज यस, देयर आर अ सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट जिसको डेब्ट को भी शेयर में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये सब अकाउंट में भी करोगे, अकाउंटेंसी में भी ये सब टॉपिक कवर होता है एडवांस लेवल में। तो नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटीज इश्यूड ऑन ए प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। प्राइवेट प्लेसमेंट माने स्टॉक मार्केट के थ्रू से नहीं, प्राइवेट लेवल में किसी ने कंपनी ने किसी कंपनी को लोन दिया है, जिसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे कि कोई बड़ा प्राइवेट इक्विटी फर्म है, ठीक है, प्राइवेट इक्विटी फर्म या प्राइवेट कंपनी, मानो कि मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, मैं बहुत करोड़पति हूँ, मुझे लगता है कि मैं कोई कंपनी मेरे को लोन इशू करना चाहता है, वो बोलना चाहता है कि आप मेरे कंपनी को पैसा दो, मैं आपको 15% इंटरेस्ट दूँ, मैं आपको 20% इंटरेस्ट दूँ, सिंपल बात कर रहा हूँ, मैं उसको 1 करोड़ दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से इन टर्म्स ऑफ सेविंग अगर कोई कन्वर्टेबल डेब्ट इशू करते हैं बट वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ठीक है, भले ही वो कंपनी स्टॉक मार्केट एक्सचेंज रिलेटेड काम कर रहा हो, सिक्योरिटी रेज कर रहा हो, बट उसे हम लोग लिस्टेड कंपनी नहीं बोलते। तो क्या बोला, पब्लिक कंपनी which have not listed their equity shares on a recognized stock exchange but have their non convertible debt security issued on private placement in basis of SEBI's term, ठीक है, issues and listing of debt securities regulations, ठीक है, बट इसे हम लिस्टेड कंपनीज नहीं बोलेंगे क्योंकि वो शेयर लिस्टेड नहीं है, डेब्ट के थ्रू से। नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सर प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? सर ये ना डिवेंचर, डेब्ट और शेयर का एक मिलीजुली कॉन्सेप्ट है। प्रेफरेंस शेयर भी शेयर होल्डिंग ही होता है, मैं आगे क्लास में चर्चा करूंगा सर, डिस्कशंस बाकी हैं कि भाई प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, सब चर्चा करना बाकी है सर। इक्विटी शेयर क्या होता है मैं बोलूंगा सर, बोलूंगा। बस फिलहाल इतना समझो कि प्रेफरेंस शेयर भी शेयर होल्डर है, बट ये फिक्स्ड परसेंटेज टर्म्स में कंपनी से डिविडेंड लेता है,
क्योंकि परसेंटेज फिक्स्ड है। मानो कि 12% प्रेफरेंस शेयर, आप लोग अकाउंटेंसी में देखे होंगे कि 12% प्रेफरेंस शेयर अमाउंटिंग टू 10 लाख ऐसा करके, ठीक है। मैंने 12% रेट में इंटरेस्ट दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नॉर्मली शेयर होल्डर को कभी भी फिक्स्ड अमाउंट नहीं दिया जाता जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, बट प्रेफरेंस वाले को दिया जाता है। तो यार ये भी नॉन कन्वर्टेबल है। नॉन कन्वर्टेबल माने जिस प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जाए या नहीं किया जा सकता, ऐसा शेयर, इस तरह का शेयर जब सेबी के रूल के हिसाब से प्राइवेट प्लेसमेंट में कोई कंपनी मार्केट से रेज करता है, इसे भी हम लोग लिस्टेड कंपनी नहीं बोलते, इसे भी हम लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। इसके बारे में अमेंडमेंट आया था 2014 में। साथ में ये भी बोला है प्राइवेट कंपनी व्हिच हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ सेविंग, इसे भी हम लोग पब्लिक कंपनी नहीं बोलेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं आप लोगों को एनएसी के साइट में जाके कंपनी का बॉन्ड डिबेंचर दिखा रहा। जैसे देखो एनएचआई का, ये नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है। ये पब्लिक कंपनी है बट ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो फिर लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे इसको। लेकिन ये देखो अपना मार्केट में 1000 रुपीज फेस वैल्यू करके 7.60 कूपन रेट माने 7.5% के आसपास इंटरेस्ट के साथ मार्केट में डेब्ट इशू कर रहा है। मतलब अगर आज किसी को लेना है तो वो ले सकता है, 1000 फेस वैल्यू है, लेकिन मार्केट में 1148 ट्रेड हो रहा है, ठीक है। स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में लिस्टेड है, ट्रेड क्यों हो रहा है? बिकॉज एनएसई में लिस्टेड है, लेकिन हम इसे लिस्टेड कंपनी नहीं बोल सकते। नाबार्ड ये भी एक स्टॉक पब्लिक कंपनी है, मैंने सरकारी कंपनी है, बट इसका भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, मैंने इसका शेयर नहीं है, ये सिर्फ डिवेंचर रेज करता है, तो हम इसे भी लिस्टेड नहीं बोल सकते। आईआरएफसी यहाँ पर भी है, स्टॉक मार्केट में भी है, मतलब लिस्टेड भी है। जैसे लंबा लाइन है यहाँ पर, तो बहुत सारे कंपनीज हैं, धीरे धीरे सब समझाऊंगा सर आपको, ठीक है। कितना सारा कंपनी है, कैसे ये सब लिया जाता है। हम लोगों से ज्यादा म्यूचुअल फंड कंपनी नॉर्मल डायरेक्टली यहाँ से लेता है, ठीक है। तो कैसे लेता है, किस तरह से लेता है, आगे आगे चर्चा का विषय बनेगा। थोड़ा प्रैक्टिकल झलक दिखला जा चल रहा है, ठीक है। अब ज्यादा ये सब बात करने जाऊंगा ना, फिर स्टूडेंट बोलेगा सर तो फिर हम लोग सिलेबस कैसे खत्म होगा, ठीक है। तो मेरा थोड़ा चिंता रहता है सर, सिलेबस खत्म का एक चिंता मेरे को रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों को एग्जाम भी देना है। नहीं तो मैं बैठे बैठे यही सब बात करता हूँ, प्रैक्टिकल बातें। प्राइवेट कंपनीज व्हिच हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटीज, इसे भी हम लोग लिस्टेड नहीं बोलेंगे। एंड पब्लिक कंपनीज व्हिच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है तो पब्लिक कंपनी बट ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, बट इसका डिवेंचर वगैरह मार्केट में लिस्टेड है। एनएचआई है, नाबार्ड है आल्सो देयर, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। जस्ट दो चार नाम आपके सामने रखता हूँ। तो आप लोगों को समझ में आ गया सर कि कौन लिस्टेड कंपनी होगा और कौन नहीं? लंबा लाइन था, प्लीज टेल मी। क्या रे, थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है मैं समझ सकता हूँ, बट प्लीज बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। हे अयन कुश्ते 25, नील, निकिता, Yes, sir. शालिनी, सोमना, Yes, sir. बस ओके सर। चलो सर, अगर आपको समझ Yes, में sir. आ रहा है आप लोगों को, बढ़िया है सर। मेरा चित्त को शांति मिलता है जब समझ में आता है। ओके, शांति तो होगा, लेकिन आप समझ के शांति, आप समझोगे तो आपको भी शांति, मुझे भी शांति, ठीक है। अच्छा सर, चलिए देखो मैं लास्ट दिन समझा रहा था होल्डिंग कंपनी, यहाँ पर बोला है होल्डिंग कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 46। होल्डिंग कंपनी माने बाप कंपनी। सर इसका बेटा कौन है? सर सब्सिडियरी। सर डोंट टेक टेक इट एज अ स्लैंग। हाँ, बाप माने फादर कंपनी, बेटा माने सन कंपनी, माने बेसिकली उसका बच्चा कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी क्या होता है? जो किसी दूसरे कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर लेता है वो उसका होल्डिंग बन जाता है। जब कोई बड़ा कंपनी किसी छोटा कंपनी को होल्ड कर लेता है तो हम उसे होल्डिंग बोलते हैं, हम उसे होल्डिंग बोलते हैं। और सब्सिडरी किसको बोलते हैं? जो उसके होल्डिंग में आ जाते हैं उसको सब्सिडरी बोलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था, रिसेंटली टाटा ने बिग बास्केट को ले लिया। तो ऑब्वियस बात है कि टाटा बिग बास्केट को ले लिया तो बिग बास्केट हो गया सब्सिडरी ऑफ टाटा, ठीक है। ऐसे टाटा उस पर एक्विज ही करती है। बट देयर आर बहुत सारे, जैसे यहाँ पर क्या डेफिनेशन देता है, in relation to one or more other company, it means a company of which companies are subsidiary companies.
मतलब एक कंपनी को तभी होल्डिंग बोल सकते हैं जब वो किसी को सब्सिडरी बना रहा है। अरे सिंपल बात है सर। सर क्या है ना, मेरे मन में थोड़ा सा ना अजीब अजीब बात आता है, इसलिए मैं कई बार थोड़ा सा हंस देता हूँ। जैसे मानो कि एक इंसान को तभी बाप बोला जा सकता है जब उसका बच्चा हो, नहीं तो वो बाप कैसे बनेगा। तो जैसे बाप बाप तभी हो पाएगा जब उसका बच्चा रहेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही बोल रहे सर, इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मींस ए कंपनी ऑफ व्हिच सच कंपनीज आर सब्सिडियरीज कंपनीज। जिस कंपनी का सब्सिडरी हो वही किसी का होल्डिंग हो सकता है, और वही किसी का बच्चा बन सकता है जिसका कोई पापा हो। ठीक है, माने बात ऐसा है कि सब्सिडरी हम उसी को बोलेंगे जिसका कोई होल्डिंग हो सकता है। आशा करता हूँ कि बात समझ में आए। ठीक है, और एक बात याद करें सर, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट। सर बॉडी कॉर्पोरेट माने, सर बॉडी कॉर्पोरेट माने जो कंपनी, सर कंपनी छोड़ के भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है क्या? हाँ सर, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट है। सर बॉडी कॉर्पोरेट होने का कोई फायदा है क्या? यस सर, वो सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता है। जब कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो जाता है तो उसको सेपरेट लीगल एंटिटी कहा जाता है, जो एक कंपनी का फीचर्स है। जैसे एक कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सिमिलरली आज के डेट में एलएलपी भी है जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी। सर सेपरेट लीगल एंटिटी होने का फायदा, सर फायदा ये होता है कि आप इन्वेस्टर का फंड ले सकते हो। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना आ गया सर, स्टार्टअप एलएलपी बना के भी स्टार्टअप हो सकता है। पहले सिर्फ कंपनी को ही स्टार्टअप माना जाता है, आजकल एलएलपी भी स्टार्टअप हो सकता है। सबसे बड़ा चीज कि आप अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, अपने नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, अपने नाम पे शेयर होल्ड कर सकते हो। एक कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर होल्ड करता है, पता है? एक कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर होल्ड, टाटा कंपनी बिग बास्केट का शेयर होल्ड करता है, इसका मतलब क्या? क्या रतन टाटा बिग बास्केट का शेयर होल्ड करता है? नहीं, टाटा ग्रुप, टाटा कंपनी बिग बास्केट का शेयर होल्ड करता है। और ये तभी संभव है जब कोई बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा ना तो ये सब राइट नहीं आएगा। सर बॉडी कॉर्पोरेट कैसे होते हैं? सर कंपनी बनने के लिए, कंपनी जैसे ही कोई बन जाता है वो बॉडी कॉर्पोरेट हो जाता है। यह मैंने आपको बताऊंगा सर आगे आगे, एलएलपी एक्ट में भी बताया जाता है, कंपनीज एक्ट में भी बताया जाता है। यहाँ पर सर फॉर द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 2 सेक्शन 87 में सब्सिडरी को बोला है, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा और क्या, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। जैसे और भी एग्जांपल्स हैं सब्सिडरी और होल्डिंग का। जैसे अगर आप गूगल में लिखोगे ना, गूगल का हेल्प ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। टाटा सब्सिडरीज मैं जस्ट लिखा रही हूँ, टाटा का बहुत सब्सिडरीज है। जस्ट मैं यहाँ पर लिखा लिस्ट ऑफ एंटिटीज एसोसिएटेड विद टाटा ग्रुप, तो जस्ट लुक एट इट, लंबा लिस्ट। ऐसे टाटा ग्रुप जो है ना, ये बेसिकली टाटा ग्रुप इज ए मल्टीनेशनल, इसका ना इसका जो चेन है ये समझ नहीं लायक है सर। ये मल्टीनेशनल कंपनी है एक, इसका बहुत सारे सब्सिडरी हैं और बहुत सारे के साथ इसका जॉइंट वेंचर है ना, मिल के काम करते हैं। और सब्सिडरी तभी है मतलब टाटा उसका होल्डिंग हो गया। ठीक है, तो सब्सिडरी में जैसे देखो आप, टाटा केमिकल्स, रैलिस इंडिया, बार्नर मोंड, ब्रिटिश सॉल्ट, मकादी सोडा कंपनी, टाटा स्वच्छ, सर कितना है, टाटा कम्युनिकेशंस, बीएसएनएल इंटरनेशनल कनाडा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, कंप्यूटेशनल रिसर्च लैबोरेटरी, टाटा कॉफी, टेटली, टाटा सॉल्ट, टाटा स्टारबक्स। आप लोग स्टारबक्स में जाना पसंद करते हो ना, है ना? मैं देखता हूँ कई सारे लोग जाते हैं स्टारबक्स में। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा इलेक्सी, टाटा मोटर कार, मतलब जितना नाम आप जानते हो टाटा के बारे में, जितना नहीं जानते शायद बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, शायद बहुत सारा हो जाएगा। ये सभी सब्सिडरी है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, विस्तारा, नाम तो सुने होंगे विस्तारा का, एयरलाइंस रे बाबा, एयरलाइंस, टाटा एसआईए एयरलाइंस सिंगापुर operating as Vistara, an Indian full-service airline, is a joint venture between Tata Sons. टाटा सन्स का इसमें 51% स्टेक है और सिंगापुर एयरलाइंस का 49%। तो मेजोरिटी टाटा का है। कंपनी का नाम विस्तारा। ताज एयर चार्टर्ड फ्लाइट चलाते हैं। तेजस नेटवर्क, टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा पावर, टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट। सर इतना एग्जांपल बोलूंगा तो फिर कंपनी लॉ पूरा मान जाएगा। और क्या चाहिए सर? अब बाकी काम आप लोग कर सकते हो ना, बाकी आप लोग कर सकते हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ, ठीक है। तो बेसिकली ये टाटा फैमिली का ही है। और टाटा सन्स के पास बेसिकली
86% ऑफ द इक्विटी कैपिटल टाटा सन्स इज हेल्ड बाय फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट। टाटा का सारा पैसा ट्रस्ट में जाता है जो टाटा फैमिली का मेंबर ओन करता है, और जिसमें जो ट्रस्ट है, 3 ट्रस्ट है इसमें, एक दोराबजी टाटा, सॉरी 2 है, एक दोराबजी टाटा और एक रतन टाटा, 2 ट्रस्ट बना के चलता है। तो छोड़ो अभी टाटा का कहानी हो जाए, लेकिन इतना समझ में आ गया कि सब्सिडरी का खेल क्या है, कितना सारा कंपनी में टाटा अपना होल्डिंग रखा है, तभी टाटा का सब्सिडरी बहुत सारा। सर हम लोग बहुत सुनते हैं सरकारी कंपनी, सर सरकारी कंपनी किसको बोलते हैं? देखो लॉ क्या कहता है। सर सरकारी कंपनी उसे कहा जाता है जहां पर सरकार का शेयर होल्डिंग 51% से कम नहीं हो। सरकार का शेयर होल्डिंग, अच्छा सरकार माने सर गवर्नमेंट माने प्राइवेट एज वेल, सॉरी स्टेट एज वेल एज सेंट्रल, स्टेट एज वेल एज सेंट्रल, या फिर 2 स्टेट मिला के भी हो सकता है, ठीक है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके हो या ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो चलेगा। तो मींस एनी कंपनी इन व्हिच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट और एक से ज्यादा स्टेट एंड इंक्लूड्स द कंपनी व्हिच इज सब्सिडियरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। माने अगर कोई कंपनी किसी गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडियरी भी है, सब्सिडियरी किसको बोलते हैं आपको समझ में आ गया? तो सब गवर्नमेंट का सब्सिडियरी है तो भी गवर्नमेंट ही माना जाएगा। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया है, एक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ कंपनी in which 25% of shareholding is held by central government, 10% shareholding is held by government of Maharashtra, 15% shareholding is held by central government and government of Rajasthan. So X Industries Limited is not a government company as there is no compliance of minimum holding of paid-up share capital, that is at least 51% of central government or by any state government or governments or partly by central government or partly by one or more state governments. सर माने समझ रहे हो आप? X Industries Limited एक कंपनी है जिसपे 25% शेयर होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 10% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का है, 15% शेयर होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का है एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का है। तो फिर सवाल यह है कि क्या एक्स इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे? यार एक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज नॉट ए गवर्नमेंट कंपनी। क्यों? एज देयर इज नो कंप्लायंस ऑफ मिनिमम होल्डिंग ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल दैट इज एटलीस्ट 51% बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, माने कम से कम 51% शेयर होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए था, या फिर बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट का मिला के 51%। ये सब तो इंडिविजुअल लेवल में कभी सेंट्रल गवर्नमेंट 25% का होल्डिंग कर लिया, तो कभी स्टेट गवर्नमेंट का 10% हो गया, तो कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये मिला के हो गया, मतलब इट्स नॉट, ये गवर्नमेंट कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। रूल जो कहता है स्टेट का सेंट्रल का मिला के 51% एटलीस्ट हो जाए, या फिर जॉइंटली, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला 51% शेयर होल्ड करे एटलीस्ट, तो जाके हम उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कह सकते। ऐसा दिख रहा हुआ नहीं, और कोई कंप्लायंस मिनिमम नहीं बोला इसमें, कोई मिनिमम कंप्लायंस ऐसा नहीं बोला कि जिसमें 51% सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट सेंट्रल मिला के है, ऐसा कोई भी कंप्लायंस नहीं है, तो फिर हम इसे गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोल सकते। एक कंपनी याद आ गया सर प्रैक्टिकल पर्पज। सर कितना चीज याद आता है आपको, हम लोग को छोड़ो, माथा खराब कर देते हो आप। सर एक कंपनी है, आप लोग इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, रेपको बोल के, रेपको बैंक, नाम सुना होगा शायद, साउथ इंडियन बेस्ड कंपनी है, बैंक है बेसिकली। ये रेपको बैंक जो है ना सर, इसका भी ना ऐसे मिली जुली शेयर होल्डिंग है, गजब का शेयर होल्डिंग है इसका। ये गवर्नमेंट है, ठीक है, देखो हेडक्वार्टर चेन्नई में है, 1969 से चल रहा है, 53 ईयर से को माइलापुर में चल रहा है। ये बेसिकली एक ऐसा बैंक है जो जिनका बेसिकली फॉरेन में रहने वाले इंडियंस को हेल्प करते हैं, स्पेशली जो श्रीलंका में रहते हैं, बार्मा में रहते हैं, उनके लिए उनको ये सर्विस देते हैं, रेपको बैंक, ठीक है। रिपार्टिएट्स कोऑपरेटिव एंड फाइनेंस डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक ऑफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका शेयर होल्डिंग देखोगे, देखो सर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑपरेटेड ओनली इन साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। As of 2014, the shares of the bank are गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 73.33%, और इनका जो रिपार्टिएट्स लाइक स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का 2.91, आंध्र का 1.73, केरला 0.59, कर्नाटका का 0.17।
तो सर ये गवर्नमेंट बैंक है, क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का अकेला का ही 73%, मिनिमम 51% का क्राइटेरिया फुलफिल कर ही दे रहा है। और बाकी श्रीलंका बार्मा में जो इंडियंस रहते हैं ना, उनका है 21.28%, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का है 73, तो है हो गया गवर्नमेंट में। सर ये रियल लाइफ था। तो मैं कोशिश करता हूँ सर हर चीज के कुछ ना कुछ रियलिटी उठाने का। अब आप लोग भी अपना रिसर्च दिमाग बढ़ाइए। रिसर्च क्यों करने बोलते हैं? जो पढ़ोगे उसका रियल लाइफ ढूंढो तो अच्छा लगेगा। आजकल गूगल है, यूट्यूब है, जो ढूंढो वो मिल सकता है। बस हाँ, अपना रिसर्च पे काम करना चाहिए। सर मैंने बहुत सारा डिस्कशंस किया, अब आगे का काम आप लोगों का है। प्लीज मैं नोट शेयर कर दूंगा, अगर किसी के पास नहीं है तो मेरे को बोलना, मैं नोट शेयर कर दूंगा। अगर जिन लोगों के पास ऑलरेडी है वो चालू कर दे पढ़ना। ये सारा का सारा डेफिनेशन मुझे चाहिए। मैं नेक्स्ट वीक इसके ऊपर एक टेस्ट रखने वाला हूँ, ठीक है? ये सारे डेफिनेशंस मुझे एकदम डिट्टो चाहिए सर, विद एग्जांपल्स, केस स्टडीज। जो पढ़ना है पढ़ो, क्वेश्चन जो पढ़ना है पढ़ो, बट प्लीज गो थ्रू करो। मैं इसके ऊपर एक टेस्ट रखूंगा। जो ऑफलाइन टेस्ट देगा वो टेस्टोपुर में आके देके जा सकता है, जो ऑनलाइन में घर बैठे देगा वो मेरे से क्वेश्चन कलेक्ट करके दे सकता है, अपनी अपनी मर्जी है, बट टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है? इसके बाद मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वो रहेगा आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेटर। ठीक है सर, आशा करता हूँ समझ में आ गया है। आज का क्लास इतना ही है सर। यस सोमनाथ बॉल। ठीक है सर। गुड नाइट सर, फिर बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके सर, ओके। Good night, sir. ओके सर, गुड नाइट।